मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे नाज़रीन व सामीन कराम, मैं इरफान आरिफ आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नए मेहमान को। हर शाम 5 बजे की तरह हम वादा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन टेक्निकली कुछ जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसकी बिना पर ये चंद लम्हे जो हैं आपसे दूरी के यकीनन हमें भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। लेकिन बहरहाल हस्बे वादा आप जानते हैं कि ये एक इल्मी अदबी प्रोग्राम है और इसमें हमारा मेहमान चाहे हिंदो पाक से हो, खलीज ममालिक से हो या उर्दू की नई बस्तियों से, लेकिन उनका ताल्लुक अदब से होता है। वो किसी न किसी सूरत में अदब की आबियारी कर रहा होता है, चाहे वो गज़ल हो, चाहे नावल हो, अफसाना हो, अदब इत्तफ़ाल हो। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपने इस पेज पर देखी हैं, आपने इस प्रोग्राम में सुनी हैं, आपने इस्तिफ़ादा हासिल किया है और आपके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। इसी प्रोग्राम की एक कड़ी आज का ये एपिसोड है, जिसमें आज हमारे मेहमान आफ्ताब हसनैन साहब महाराष्ट्र से आपके रूबरू हैं। तो सबसे पहले मैं हसनैन साहब आपको सलाम कहता हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब, और मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम में दावत दी और मैं इसका हिस्सा बनाऊं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए समझिए एजाज की बात है। जी जी, बेशक बेशक, ये हमारे लिए भी एजाज की बात है, क्योंकि आपका यहाँ आना बहुत अरसे से हम इंतज़ार में थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको जल्दी जो है सेहत व सलामती अता की और आज हम एक दूसरे के रूबरू हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे आज के मेहमान जो हैं आफ्ताब हसनैन, ये बहुत सी सिफ़ात के मालिक हैं। एक तो ये, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ माहिर अदब इत्तफ़ाल आते रहे हैं, तो आपके सामने हैं, ये बेहतरीन माहिर अदब इत्तफ़ाल हैं, ड्रामा निगार भी हैं, अदीब भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही खुश अखलाक बज़ला संज इंसान भी हैं। और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खूबसूरत सी चीज़ें जो हैं इनसे हम पाएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आफ्ताब हसनैन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि उम्र की जिस सीढ़ी पे, जी जी इरफान साहब, इससे पहले कि बाकायदगी से प्रोग्राम शुरू हो, बात एजाज की निकली थी, तो मैं एक बात लोगों से कहता चलूं। एक शेर है जो मेरे जहन में कुलबुलाता है। जब भी कोई मुझको एजाज, अवार्ड या इज्जत मिलती है तो वो शेर अपने आप मेरे जहन में कुलबुलाने लगता है। तो जी जी, मैं वो शेर आपकी और नाजरीन की समात की नज़र करके फिर अपने लोग मेरे ख्याल से अपना प्रोग्राम बाकायदगी से शुरू कर सकते हैं। इरशाद इरशाद न इरशाद, जाने, बिस्मिल्लाह। हाँ देखिए, शेर समात की नज़र है। न जाने किसकी दुआओं का फैज है मुझ पर, वाह। न जाने किसकी दुआओं का फैज है मुझ पर, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। वाह और वाह ये वाह फैज, इरफान वाह। साहब, ये फैज, ये दुआएं मेरे वालिदैन की हैं। मैं आज जो कुछ हूँ मेरे वालिदैन की दुआओं की बदौलत है, और मैंने हमेशा अपना प्रोग्राम अपने वालिदैन की दुआओं के साथ शुरू किया है। मेरा मकसद जो ये सब इतना तमहीद बांधने का और इतना कहने का था, तो वो ये था कि मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं मेरे साथ होंगी इस प्रोग्राम में भी, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत तो मैं उन्हें, दिया। उन वालिदैन को सलाम भेजता हूँ, उन वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ और आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप उम्र की जिस दहलीज पे आज हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी देखी होंगी और सफ़र के नशीब व फराज भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको उस बचपन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ आप मुझे ये बताएं कि आपने बचपन कब, कैसे, यानी इब्तदाई तालीम और तरबियत कहाँ से हासिल की है? देखिए, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो अंग्रेजी मीडियम से, और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने के बावजूद भी मैं आज उर्दू का इतना बड़ा तो नहीं कहूँगा कि इतना मतलब मशहूर अदीब हूँ। तो जाहिर सी बात
जाहिर बात है कि मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर भी, अदब के लिए भी, पढ़ने लिखने में भी, कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी मैंने उर्दू की तरफ पूरी तवज्जो दी, और उसके लिए मैं अपने जिंदाबाद। वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदाबाद। तो अब आप ये मुझे बताएं वालिद कि साहब, मतलब ये अंग्रेजी जो आपने कहा कि मीडियम स्कूल में आप थे, तो कहाँ थे, हाँ कैसे ये इब्तिदा हुई, और फिर उर्दू तक आते आते तो ये एक लंबा सफर है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका यानी जन्म कहाँ हुआ, और फिर आपने वो इब्तिदाई मराहिल कैसे तय किए। जी, देखिए 50-55 साल का लंबा तवील सफर है, और जाहिर बात है कि इस तवील सफर कभी भी आसान नहीं होता है। पचास बिल्कुल। 55 साल है तो हो सकता है 40 45 50 साल तक पहुंचने तक मैं थक कर चूर गया हो गया हूँगा, और जी चाह रहा होगा नहीं बस इस सफर को यहीं खत्म करो, अब लौट चलो घर। बहुत सी तकलीफें भी आई, बहुत से ऐसे मराहिल भी आए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल का था। बहुत से लोगों ने, क्या कहूँगा, तासुब कहूँगा तो शायद सब उर्दू वाले मेरे से खुश नहीं होंगे। वो भी हुआ कि भाई ये तो इंग्लिश मीडियम का, ये कहाँ उर्दू वालों के बीच में कूद गया और हमसे ज्यादा फाल है। हाँ, तो ये सारी बातें मेरे साथ भी होती रही हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, जब वालिद साहब को पता चला कि मुझको लिखने का शौक है और मैं अदीब हूँ और अदीब बनना चाहता हूँ, तो देखिए वो जमाना यही ऐसा था, आज से 30 35 40 साल पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, जब अदीब होना एक बहुत बड़ी बात थी, एक इज्जत की बेशक। बात थी। लोग फख्र करते थे कि मैं अदीब हूँ, और उस अदीब के वालिदैन भी फख्र करते थे कि हमारा बेटा अदीब है। आज भले ही अदीबों की इतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन उस जमाने में, जब मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ 40 साल पहले की, कि अदीबों की बड़ी इज्जत थी। तो मेरे अब्बा जो थे, वालिद साहब, बहुत खुश हुए कि मेरा बच्चा अदीब है, लिखता है, कहानियां लिख रहा है, नावलें लिखना भी मैंने शुरू किया था उस जमाने में, बचपन में, जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था। तो वो बहुत खुश हुए। एक दिन बहुत। उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया और कहा, देखो आफ्ताब, तुमको लिखने का शौक है, तुम लिख रहे हो, और लिखने के लिए उर्दू आना बहुत जरूरी है, और वाह। तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो। तो ठीक। वालिद साहब ने क्या किया कि एक मौलवी साहब अपॉइंट कर दिया, जो घर में ठीक। आकर मुझको उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाते थे। वाह। देखिए ऐसे वालिदैन भी हुआ करते थे। वो 3 इडियट्स तो बहुत बाद में आई, लेकिन उस वक्त भी ऐसे वालिदैन या ऐसे वालिद थे जो बच्चों की ख्वाहिश को समझते थे, और बच्चा जो चाहता था उसको वो करने की इजाजत देते थे। तो वाह। वो मौलवी साहब जो थे, रोजाना शाम में मेरे घर आते थे, और मुझको उर्दू, अरबी, और बहुत ही काबिल मौलाना थे, नो डाउट, उन उर्दू के तो मास्टर थे, उर्दू, फारसी और अरबी के। वो मुझको ये तीनों जबानें पढ़ाने लगे। एक चीज, एक मजे की बात बताता हूँ आपको इरफान साहब, बहुत ही सख्त आदमी थे। आज से 40 साल पहले वो हाथ में एक बेत लेकर घूमते थे, रास्ते पर चलते भी थे ना, तो उनके हाथ में बेत हुआ करती थी। और शायद हाँ। आपको भी पता होगा, बेत मतलब वो बांस की जी जी, लकड़ी मेरे की एक मेरे छड़ी। वालिद मोहतरम भी रखते हैं, जी हाँ। हाँ, छड़ी होती थी, स्कूल में भी होती थी, क्लास में भी टीचर्स के हाथ में वो बेत होती थी, जहाँ किसी ने कुछ जी शरारत हाँ। की वो बेत से मारते थे, हाथ से नहीं मारते थे ना, फुट रूल इस्तेमाल करते थे, बेत ही चलाते जी। थे। अब मौलवी साहब भी वो बेत लेके मेरे घर पर आते थे, समझे, और उनकी बेत से मुझको बहुत डर लगती थी। डर इसलिए कि इरफान साहब, मैं हूँ लेफ्टी, ठीक। उल्टे हाथ से लिखता हूँ, और ठीक। मौलवी साहब तो कहते थे कि उल्टे हाथ से उर्दू खुशखत नहीं लिखी जा सकती, ठीक। इसलिए तुम कोशिश करो कि सीधे हाथ से लिखो। अब ठीक। मैं, मेरे से सीधे हाथ में कलम ही नहीं पकड़ी जाती थी। उस वक्त तो दवात और कलम हुआ करती थी, आपको याद है, हाँ हाँ बेस, हाँ, बेशक। बांस की छड़ को छील कर कलम बनाई जाती थी, और शुरू में तो हम तख्ती पर लिखते थे। हमने तो भी सीधे लिखा हाथ है। से मुझसे जी। हाँ, सीधे हाथ से मुझसे कलम नहीं पकड़ी जाती थी। तो मैं ठीक। उल्टे हाथ से कलम जैसे ही थामता, मौलवी साहब सटाक से वो बेत मेरे हाथ पर मारते। इतनी बेत से इस हाथ पर, उल्टे हाथ पर मार खाई है कि अगर आप ढूंढेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं अभी भी उस बेत का निशान आपको मिलेगा। हाँ? तो इरफान साहब, एक दिन मैं मेरे वालिद साहब के पास गया। वालिद साहब से मैंने कहा, अब्बा, मुझको उर्दू नहीं पढ़ना है।
ठीक। वालिद साहब ने हैरत से मुझको देखा, बोले क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ना है? मैंने नहीं अब्बा, वो मौलवी साहब बहुत मारते हैं। अब्बा ने कहा, बड़े शफकत से बड़े प्यार से मुझसे कहा, देखो बेटा, जन्नत में जाना है तो मरना तो पड़ेगा। देखिए मेरा छोटा सा जहन उस वक्त भी उनकी बात की गहराई तक पहुंच गया कि अब्बा कहना क्या चाहते हैं, कि अगर तुमको कामयाबी हासिल करना है, तुमको उर्दू का अदीब बनना है, तो तुमको ये मार खानी पड़ेगी। मार और खानी वो मार पड़ेगी। खा के, जैसे वो सोना कुंदन में बनता है जट हाँ, कर, वो हाल है। बेशक उस बेशक। उम्र में ही मेरे जहन में ये बात आ गई कि अब्बा कहना क्या चाहते हैं। और आज भी अगर किसी मुश्किल में या मुसीबत में फंसता हूं ना, तो अब्बा का वो सेंटेंस या वो जुमला मुझको याद आता है कि जन्नत में जाना है तो मरना तो पड़ेगा। समझे? तो ये तो मुझमें जो वो जितनी आपने इब्तदाई ये जो बताई हैं, ये किस हाँ, शहर में हो रही थी, महाराष्ट्र में या किसी? अच्छा 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 अच्छा। देखिए देखिए, मैं पैदाइशी बम्बई का हूँ, मतलब महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई, बम्बई नहीं कहूंगा, बम्बई किसी जमाने में था, अब तो हाँ हाँ, मुंबई हो गया। अब तो तो मेरे मुंबई हो। पैदाइशी मुंबई का हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। और यहीं जो वाह। इंग्लिश स्कूल की बात कर रहा हूँ, इंपीरियल हाई स्कूल स्कूल का नाम था, ये भी बम्बई में ही, अगस्त क्रांति मार्ग एक जगह है, ग्वालियर टैंक, वहां पर है। जी। और वहीं मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। और 1968-69 में मैंने एसएससी पास किया है उसी स्कूल से, अंग्रेजी मीडियम से। वाह। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन केसी कॉलेज से किया है, जो चर्च गेट के ऊपर है। हाँ? ठीक। तो तो ये पोस्ट सारी ग्रेजुएट। जो मैं आपसे आपसे जो बातें कर रहा हूँ, ये सब मुंबई की हैं। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो था, चलिए, आपका इब्तदाई सफर। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये लिखना कब शुरू किया अच्छा और देखिए, कितना लिखने का लिखा? मैं मतलब देखिए, आप तो कह रहे हैं बचपन से ही आपके अंदर एक अदीब था जो आपके साथ साथ हाँ, बढ़ हाँ, रहा था, पल रहा था। हाँ। लेकिन ये कोई ऐसी कहानी जो सबसे पहले मंजर आम पर आई, किस किताब में आई, किस मैगजीन में आई, किस अखबार में आई, है ना? वो थोड़ा सा बताएं, और कितना आज तक लिखा है, जरा उस पर भी नजर दौड़ाएं। इरफान साहब, आपने ये जी। सब बातें की, तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मुझ में नहीं, कि आप कह रहे हैं ना कि आप में बचपन से एक अदीब था, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इधर बात हो जाए, बताऊं। हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाए, मैं सेंटर में आ आपको जाए। हाँ जी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, और शायद मेरे नाजरीन जो मुझको सुन रहे हैं वो भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ कि हर आदमी में एक अदीब छुपा हुआ है, हर वाह। इंसान में, बहुत। आप में भी छुपा है। मेरे नाजरीन जो मेरे साथ सुन रहे हैं, उसके उन सब के अंदर भी एक अदीब है। जरूरत है उस अदीब को उभारने की, उसको उजागर करने की। तो मेरे अंदर भी वो एक अदीब था। अब मैं थोड़ी तमहीद बांध कर मैं आपको मेरे लिखने का सफर शुरू करूंगा। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, आप अपना सफर बताइएगा। आपको जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं, बहुत सारे नाजरीन हैं, उनमें से चंद नाम जो मेरे सामने हैं: अब्दुल गनी हैं, फातिमा खातून है, ये प्रोफेसर प्रोफेसर अब्दुल हमीदुल्लाह खान साहब हैं, और इसी तरह हाँ, शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, फैज़ान हाँ, अहमद हैं, और नूर जमशेदपुरी, ये सऊदी अरब से आपके साथ हैं, सुन पा रही हैं। और मुझे कहा है कि आपको पहले ये कहा है कि अदीब की इज्जत अफजाई, दरअसल अदब की इज्जत अफजाई है, और वालिदैन और असातिज़ा की ये जो मार जो है शख्सियत में निखार लाती है। बहुत अच्छा। और फिर माशाल्लाह। जमशेदपुरी साहिबा ने ये कहा है कि इरफान साहब, आप तख्ती के ज़माने के नहीं लगते। देखिए, हमने मकतब में तालीम हासिल की है, अव्वल दोम सोम चाहरम पंचम तक हम पढ़े हैं, और वहाँ बाज़ाब्ता जो है अव्वल और दोम में तख्तियाँ लिखाई जाती हैं, और कलम से लिखा जाता है, गोला जिसको हम कहते हैं, गोला घून के वो हमने लिखा है। माशाल्लाह, ये कोई उतनी पुरानी बात नहीं है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, उन्होंने भी आज के दौर में भी वो तख्ती वगैरह लिखती रही हैं। अब ये चलन छूट गया है, हमें कोई समझ लीजिए 10 एक साल हो गया, वरना हमने कलम और तख्ती से ये दोस्ती रखी है। जी सर, आप कह रहे थे कि मेरा ये इब्तदाई सफर। हाँ, माशाल्लाह। देखिए, मैंने भी तख्ती पर लिखना शुरू किया, लेकिन वो जो जी। मौलवी साहब की मार से घबरा गया था ना मैं, तो उसकी सजा मुझको ये मिली है ना कि आज भी मेरी उर्दू की राइटिंग अच्छी नहीं है। और आज अ, चूंकि कंप्यूटर और लैपटॉप आ गया, तो मेरे लिए उर्दू लिखने की आसानी हो गई है। वरना अगर मैं उल्टे हाथ से उर्दू लिखने लगूं तो शायद मैं ही पढ़ पाऊंगा उसको।
तो हाँ, अनीस जावेद अच्छा। हाँ, साहब भी आपको सलाम, अनीस जावेद साहब आपको सलाम कह रहे हैं, खालिद नदीम साहब भी आपको वो सलाम बहुत कह बहुत रहे हैं, रजिया बहुत बहुत सलाम। रजिया रागनी साहिबा भी सलाम कह रही हैं। जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, आपने अनीस जावेद साहब का नाम लिया और वो जुड़ गए हैं जी जी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक जी। बात बताऊं कि वो मेरे हम असर हैं, लेकिन वाह मासराना रकाबत उन्होंने कभी नहीं रखी। अभी जो वाह मेरी बहुत। नई किताब आई है बच्चों की, आफ्ताब हसनैन की 30 कहानियां, 2-3 दिन ही हुआ आके आपको बताऊं कि कल सुबह जब मेरी जी आंख खुली और मैंने अपना मोबाइल फोन खोला, तो उसमें एक ऐड थी जो मेरे उस किताब की थी कि ठीक। आफ्ताब हसनैन की नई किताब, आफ्ताब हसनैन की 30 कहानियां मंजर आम पर। हाँ, तो और मुझको अरे हैरत हुई कि ये अनीस जावेद ने पूरी एक ऐड बनाकर उसकी पब्लिसिटी की थी। अनीस साहब, वाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वाह तमाम लोग, तमाम अदीब इसी तरह के हो जाएं तो मेरे ख्याल से उर्दू अदब बहुत ही फले फूलेगा। वाह, अनीस साहब, बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो आप कह रहे थे कि हर इंसान में एक अदीब होता है, हर इंसान में एक शायर होता है, तो आपके अंदर वाला अदीब जो है ये मंजर आम पर कब आया, यानी इसने कब कौन सी कहानी जो है पहली मंजर आम पर लाई? जी। सुनिए, मैं थोड़ी सी तमीज भी मानना चाहूंगा। देखिए, मैं मेरे वालिद साहब से बहुत उनका मशकूर रहता हूँ हमेशा, और हर बच्चे को होना भी चाहिए, क्योंकि बेशक। आप चाहे जितने ही बड़े बन जाएं, उसका कहीं ना कहीं वजह उसकी आपके वालिदैन होते हैं। और बेशक। मेरे वालिदैन मेरे जहन में, मेरे दिल में उनकी इतनी इज्जत, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ, चाहे छोटा हूँ बड़ा हूँ, जो भी हूँ, अपने वालिदैन की बदौलत। बहुत खूब। आपको मैं बताऊं कि 21 सितंबर सन 1951 को मैं पैदा हुआ। मेरी पैदाइश है 21 सितंबर सन 1951 को। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम आफताब रखा। ठीक। मैं नहीं जानता कि उस वक्त उन्होंने क्या सोचकर मेरा नाम आफताब लिखा रखा, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मुझको सोचने समझने का शऊर पैदा हुआ, और जब मैंने लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये थोड़ी तमीज हो जाए। और जब मैंने जी। लिखना शुरू किया तो उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया। तब मेरी समझ में आया कि इन्होंने मेरा नाम आफताब क्यों रखा था, क्योंकि उन्होंने जी। कुछ सोच कर रखा था। मैं उनका बेटा था, जाहिर बात है, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और मिसले आफताब जगमगाए। बेशक। उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया, फिर बड़े शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा। उनको ये पता चल गया था कि मेरा बच्चा लिख रहा है, अदीब बन रहा है। तो उन्होंने मुझसे 4 लाइनें कहा। मैं नहीं समझता कि ये लाइनें उनकी अपनी थी, किसी और की लाइनों को उन्होंने शायद तोड़ मरोड़ कर मुझ पर फिट कर कर मुझसे कह दिया था। वो अदीब नहीं थे, लेकिन हाँ, अदबी ज़ौक़ जरूर रखते थे। उन्होंने मुझसे कहा, नाम अगर है आफताब तुम्हारा। वाह। देखिए, अब मेरे हाँ, समझ में आया कि आफताब नाम रखने की वजह क्या थी। जब मैं पैदा हुआ, नाम वाह, अगर है आफताब तुम्हारा, काम भी कुछ हो आफताब की तरह, वाह, ताकि बहुत। जमाना कह ना सके ये आफताब आफताब बराए नाम है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मैं खूब। लिख रहा हूँ, आज भी लिख रहा हूँ, उनकी उम्मीदों को बर लाने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए। और मैं उस वक्त तक लिखता रहूंगा जब तक जहन में सोचने की ताकत और हाथ में कलम पकड़ने की हिम्मत है या ताकत है। मैं अपने जिंदाबाद वालिद जिंदाबाद। मैं अपने वालिद की उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और शायद एक वक्त आएगा, मैं नहीं, लोग कहेंगे कि आफताब, तुमने अपने वालिद की तमन्ना को पूरा कर दिया है, आज तुम वाकई एक अदीब बन गए हो। बहुत खूब, बहुत तो खूब। ये है। तो इस अदीब से मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहली कहानी हाँ, कौन सी आई मंजर आम पर, हाँ, पहला ड्रामा, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है। मैंने हाँ, बातें नहीं, नहीं, बहुत सारी करनी है, मैं आपको पहले बता के रख दूं। मैंने नहीं, और बहुत सारी वैसे ही शेर देखिए, आपके। हाँ देखिए, ऐसे ही मैंने पंद्रह आपके बहुत बीस सारे पहलू जो हैं वो मैंने उजागर करने हैं। तो इसलिए हाँ, मैं हाँ, चाहता हूँ कि पहली कहानी बता दें, फिर मैं अगले जो मराहिल हैं उनको भी तय कर पाऊँ। जी। नहीं, नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 15-20 मिनट अपने जाए हो गए हैं टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं की नहीं वजह नहीं से। नहीं, वो लेकिन मैं कर आपको उसको लूंगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, वो मैं क्योंकि आगे ले जाऊंगा फिर। मेरे पास वो कहने मैं के लिए आगे ले, बहुत सारी बातें हैं, और मैं मैं सब कहूंगा जरूर। सुनूंगा, मैं सब हाँ, सुनूंगा इंशाल्लाह। हाँ, सुनिए, देखिए, हमारी बातचीत कहाँ थी, जी। बचपन के में क्या था, आपकी। देखिए, हाँ। हाँ,
मेरा जमाना जो था इरफान साहब, वो रीडिंग कल्चर का था। ठीक। बच्चे जो थे ना, छोटे छोटे बच्चे भी किताबें पढ़ते थे। फिर भले ही जी। वो जाकर बच्चों की कहानियां लेकर आते थे। जैसे मैं, समझिए, मैं जब चौथी जी। पांचवी क्लास में था, उर्दू पढ़ना माशाल्लाह सीख गया था, तोड़ मोड़ के ये करके। और अगर आप कुरान पढ़ना आप जानते हैं तो उर्दू पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और मेरे मौलवी जी। साहब तो मुझको अरबी, फारसी और उर्दू सब पढ़ा रहे थे। तो चौथी पांचवी क्लास में जब मैं पहुंचा तो मैं टूटी फूटी उर्दू पढ़ना सीख गया था। और मेरा जो जमाना था ना, उस जमाने में बंबई के फुटपाथ पर अदबी किताबें बिकती थी। वाह। आपको हैरत होगी, अब तो लोग स्टॉल पर और दुकानों पर जाकर किताबें नहीं खरीद रहे हैं। मेरे जमाने में लोग फुटपाथ पर ढूंढते घूमते थे कि कहीं से कोई अच्छी किताब मिल जाए, और वो खरीदते थे। उसी फुटपाथ बहुत। पर बच्चों की कहानियों की किताब बिकती थी, जो 1 आना या 16 पैसे की हुआ करती थी। मैं वाह। अपना जेब खर्च बचा कर उस फुटपाथ पे जाकर ढूंढता था, और एक आध कहानी की किताब लेकर घर आता था। उस जमाने में जिन, भूत, परी, शहजादे, यही सब कहानियां की किताबें छपती थी। लाता था और उन जी। कहानियों को पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मेरे ज़हन के अंदर वो अदीब दबा हुआ था, तो उस अदीब ने मुझसे कहा कि आफताब, दूसरों की सही कहानियां बात। क्या पढ़ रहा है? अरे तू खुद भी लिख सकता है, क्यों नहीं लिखता, ताकि दूसरे तेरी कहानी पढ़े। उस अदीब ने कहा, सही। देखिए अदीब के जुमले दोहरा रहा हूँ, समझे? तो मेरे जहन में भी बहुत। आया कि हाँ, मैं भी कहानियां लिख सकता हूँ। और मैंने अपनी कहानियां लिखना शुरू किया। अच्छा, उन कहानियों से पहले मैं नॉवलें पढ़ने का बहुत शौक था, तो इब्ने सफ़ी की और गुलशन नंदा की कहानियां मैं बहुत पढ़ता था। तो मेरे दोस्तों ने जब देखा कि मैं बच्चों की कहानियां लिख रहा है, तो मेरे दोस्त जो गैर उर्दूदान थे, जिनको उर्दू आती जाती नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार आफ्ताब तू नॉवेल लिख यार, नॉवेल क्यों नहीं लिख सकता? तो मैंने नॉवेलें लिखना शुरू किया। 7-8 नॉवेलें लिखा। अब उन दोस्तों को भी वाह। सबको बहुत पसंद आई। मेरे टीचर्स को बहुत पसंद आई कि इतना सा बच्चा नॉवेल लिख रहा है। और मुझको वाह। नॉवेल लिखने की वजह से स्कूल में मुझको एक खिताब दिया गया, जेम ऑफ इंपीरियल हाई स्कूल, कि इतना सा बच्चा वाह। इतनी बड़ी बड़ी 300-300 400-400 पेजेस की नावलें लिख रहा है, तो जेम ऑफ इंपीरियल हाई स्कूल कहलाया जाने लगा। वाह। अब वो नावलें लेकर बंबई में जितने पब्लिशर्स थे ना, सबके पब्लिशिंग हाउस में मैं और मेरे दोस्त घूम रहे थे कि भाई हमको इसको छापना है, हमको इसको छापना है। एक तो बच्चे देखकर कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, जो तैयार भी होता था तो वो बोलता, नहीं आप दिल्ली जाएं या इलाहाबाद जाएं, बंबई में तो नहीं छपती है ये सारी चीजें। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन मैं, एक न्यू सिल्वर बुक एजेंसी हुआ करती थी बंबई में, अभी भी है वो न्यू सिल्वर बुक एजेंसी, वहां पहुंच गया। उसके ओनर जो है बाबू भाई, उन्होंने देखा मेरी नॉवेल, और मेरा मुंह देखते हैं, मेरे से पूछते हैं, ये आप, ये तुमने लिखा है? मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है। बोले इतनी 600-700 सफा? मैं बोला हाँ। तो मेरे सर पर हाथ रख के, पहली बार उनसे मुलाकात हो रही थी, मुझसे कहते हैं, बेटा मैं नावलें तो नहीं छापता, तुम बच्चों की कहानियां लिखो तो मैं छाप दूंगा। बस मेरे दोस्तों ने भी कहा, यार आफ्ताब, किताब छपने से मकसद है, तो बच्चों की कहानी लिखना, अपने लोग इनसे बच्चों की कहानी छपाएंगे। बस मैंने बच्चों की कहानियां लिखना शुरू किया। पहली कहानी लिखा बेवकूफ़ी का अंजाम, दूसरी वाह। कहानी लिखा मिस्टर अफीमची। अब बेवकूफ़ी का अंजाम लेकर मैं पहुंच गया बाबू भाई के पास कि बाबू भाई मैंने ये कहानी लिखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा 2 साल का अरसा लगाया उन्होंने वो कहानी छापने के लिए, कि नहीं वाह। आफ्ताब, अभी इसमें बहुत गलतियां हैं, इसको थोड़ा रीराइट करके लाओ। मैं जाता, घर बैठता, थोड़ा रीराइट करके लेके जाता, फिर देखते, अरे बोले नहीं देखो इसके जुमले सही नहीं है, तो इसका ग्रामर सही नहीं है, तो इसको वापस लिख कर लाओ। मैं घर जाता, फिर उसको रीराइट करता, दोस्तों को सुनाता। अब सब गैर उर्दूदां दोस्त थे, उनको ग्रामर व्रामर तो इतना समझ में नहीं आता था। बोले नहीं आप सब बहुत परफेक्ट हो गए यार, चल चलते हैं। फिर जाता, फिर देखते, फिर वही प्रॉब्लम। ये कर करके उन्होंने 2 साल तक मुझको उसको रीराइट कराया। फिर एक दिन मुझसे कहते हैं बाबू भाई कि बेटा मेरे को तुमको परेशान करने का इरादा नहीं था, इतनी बार लिखवाने का मकसद ये था कि तुम मुकम्मल लिखना सीख जाओ। अब जो वाह। इसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं वो मैं दुरुस्त कर लूंगा। उसके बाद सन 1971 में उन्होंने मेरी वो किताब बेवकूफ़ी का अंजाम, बच्चों की किताब छापी। और क्या फिर जो बात। दूसरी कहानी मैं लिख के रखा था, आपको वो बात बताऊं, मिस्टर अफिंची, एक और पब्लिशर हुआ करते थे नजदीक में ही, मुजफ्फरी कुतुब खाना।
अब मैं वहां पहुंचा उनके पास, मुजफ्फरी कुतुब खाना वालों के पास, अपनी एक किताब लेकर, बेवकूफी का अंजाम। ये न्यू सिल्वर बुक एजेंसी ने मेरी किताब छापी है। तो उनका मुझसे बात करने का नजरिया या अंदाज बदल गया कि भाई ये तो पब्लिश किताब का राइटर है, फिर भले ही 16 पेज की किताब हो। उनको मैंने दिया कि भाई ये मेरी नई किताब है मिस्टर अफिंची, और ये मैं छपाना चाहता हूँ। उन्होंने फौरन मुझसे ले लिया, और आप यकीन नहीं करेंगे 15-20 दिन के अंदर वो किताब भी छप गई। वो 16 सफ़ात की थी, लेकिन 15-20 दिन के अंदर वो किताब छप गई। उसके बाद मुजफ्फर कुतुब खाना वालों ने ही मेरी एक और किताब छापी, जादूगर से इंतकाम। एक दिन गुजराती अखबार में मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार मिल रहा है उर्दू, गुजराती और मराठी अदीबों को। मैंने मेरी वो किताब महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार के लिए सबमिट कर दी, और ये मेरी खुशकिस्मती कहिए या वो किताब में इतना दम था कि मुझको महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार 1974 में मिला। मराठी के बड़े बड़े जो अदीब थे, विजय तेंदुलकर, वसंत सबनीस, नामदेव ठसाल, जिनकी गोलपीठा नॉवेल बहुत ही मशहूर है, इन सब के साथ में मैं एक कम से अदीब 20-21 साल का जाके महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र के गवर्नर जनाब अली यावर जंग के हाथों ले गए। और तमाम अखबारात में विजय तेंदुलकर और ये सब जो बड़े बड़े मराठी के राइटर्स या उद्बा थे, उनके नाम नहीं आए। सारे अखबारों में यही आया कि यंगेस्ट अवार्ड विनर ऑफ महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार आफ्ताब हसनैन। आज भी मेरे पास कटिंग वैसी ही महसूस। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं तलत सोरा साहिबा भी मुबारकबाद दे रही हैं, मीर साहिब हसन साहब भी मुबारकबाद दे रहे हैं, और रजा आजमी जो है वो भी आपको, और तबस्सुम नाडकर भी आपको सलाम दुआ कह रही हैं। तो ये एक रजिया साहिबा और परवेज मुजफ्फर साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, शब्बीर अहमद साहब भी आपको सलाम दुआ कह रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिलसिला है। साहिब हसन साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, तरियाक वाले। साहिब हसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हीं की वजह से मैं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं की। एक चीज इरफान साहब मैं बताता चलूं, आपने रजा आजमी का जिक्र किया है। कि रजा आजमी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये बताता चलूं कि रजा आजमी साहब आजमगढ़ में एक छोटा सा गांव है शाह रजा, वहां से वो हमको सुन रहे हैं। ये शाह रजा मेरा आबाई वतन है, ये वहां से हमको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। रजा आजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत अच्छे शायर हैं और शायर अहले बैत भी हैं, आपको ये बताऊं, और बहुत अच्छे शायर भी हैं। रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। और मीर साहब कह रहे हैं कि आफ्ताब हसनैन साहब को, यानी आपको यहाँ देखकर दिली खुशी हो रही है। इरफान साहब अच्छी शख्सियत से रूबरू करवाया। मीर साहब आप ही की वजह से हो पा रहा है। सही है। तो बहुत ही खूबसूरती से आप ये जो अपना मैं कहूँगा इल्मी और अदबी सफर आप बयान कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यानी इतनी दिलचस्पी से आप इसको बयान कर रहे हैं कि कैसे आपका ये जो मुश्किलों से ये सफर जो है इब्तदाई जो है वो हम परवान चढ़ना शुरू हुआ। यानी एक ही कहानी को आप 2 साल तक यानी अशात के लिए है ना वो इंतजार करते रहे, और आप देखिए माशाल्लाह 3 साल के अंदर अंदर आपको एक एजाज भी मिला, एक अवार्ड भी मिला यंगेस्ट राइटर का। तो कहीं ना कहीं वही है, चाहे वो माँ बाप की मेहनत हो, दुआएं हो, या उनकी वो मार हो, वो ऐसा बनाती है कि इंसान को बहुत जल्द वो आला मकाम हासिल होते हैं। तो लिखा कितना कुछ है वैसे आज तक, मैं ये जानना चाहूंगा। आपने तो नावलों का जिक्र पहले मुझसे नहीं किया था, अब ये बातों बातों में आपने नावल भी लिख दी है। आप भी वही सवाल कर रहे हैं कि मैंने लिखा कितना, और मैं बहुत बार इसका जवाब दे चुका हूँ, बहुत से लोगों को दे चुका हूँ, और मेरा जवाब तो नहीं बदलेगा ना। आपका सवाल वही रहता है, इसलिए मेरा जवाब भी वही होता है सबको लिए कि इरफान साहब आपने कितना लिखा है ये अहम नहीं है, आपने क्या लिखा है ये अहम है। देखिए मेरी किताबें अगर आपने मेरी पढ़ी है तो उसमें कहीं मैंने मेरी किताबों में मैं लिखता भी हूँ कि 100 किताबें रद्दी के लिए छपें, उससे बेहतर है कि एक किताब लाइब्रेरी के लिए छपे। बहुत हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा हो, बहुत कम लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसका अदब में एक मुकाम है, और इंशाल्लाह वो मुकाम
ताहयात रहेगा, जब तक मैं रहूंगा जब तक रहेगा, बल्कि जब तक उर्दू अदब बाकी रहेगा। मुझको यकीन है कि मेरी कहानियां, मेरी बच्चों की कहानियां हों, चाहे मेरे ड्रामे हों, वो अदब में अपना मुकाम बनाए रखेंगी, हमेशा बनाए रखेंगी, इतना मुझको यकीन है। बहुत तो मैंने जो लिखा है मेयारी लिखा है। सभी राइटर लिखते वक्त यही समझता है कि वो मेयारी है, वरना वो लिखे नहीं, और होता भी है मेयारी, मैं नहीं बोलता, लेकिन मुझको अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आप कह सकते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ अपने बारे में, कि मैं जो बहुत लिखता हूँ वो परफेक्ट रहता है, क्योंकि मैं उसके पीछे बहुत मेहनत करता हूँ, उसकी एक एक लाइन पर मेहनत करता हूँ, उसके एक एक सेंटेंस, एक एक जुमले और एक एक लफ्ज पर मेहनत कर कर मैं उस किताब को मंजर आम पर लाता हूँ। ये यकीन है अच्छा, आपने मुझको। बहुत देखिए ड्रामे भी आपने लिखे हैं। मैं जहां तक हाँ, जानता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक ड्रामा आपका मंजर आम पर आ चुका है, और वो मेरे ख्याल किसी निसाब का हिस्सा भी था। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें आप। इत्तेफाक से देखिए अल्लाहुम्मा लब्बैक इस वक्त मेरे साथ है। वाह। आप देख थोड़ा पा नहीं रहे हैं नहीं इसको? अब, हाँ, वाह, अपने चेहरे के आगे थोड़ा करें, चेहरे के आगे। ओहो, हाँ, ये ये माशाल्लाह, देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा लब्बैक के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बोल्ड ड्रामा है। कंट्रोवर्शियल वाह, इसलिए कह रहा हूँ, ये मसलकी इत्तेहाद पर है। ये जो हम मुसलमानों में आपस में झगड़े चलते हैं, मसलकी झगड़े, कि तुम सही जी जी, नहीं हो हम सही हैं, तुम गलत नमाज पढ़ते हो हम सही नमाज पढ़ते हैं, तुम जन्नत में बहुत, नहीं जाओगे हम जन्नत में जाएंगे, ये जी इन जी। तमाम झगड़ों पर है, सब अपने अपने मसलकी सर्टिफिकेट झगड़ों के कटवा ऊपर बनवा है। के आए हैं जन्नत हाँ, का और सर्टिफिकेट। इसका लास्ट में इसका पैगाम यही है कि भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में, तुम अपने जी जी, तरीके से मानो, दूसरों को अपने तरीके से मानने दो, और सही गलत का फैसला वही करेगा जिसका दीन है। तो ये बहुत ही बेशक। बोल्ड और बहुत अच्छा ड्रामा है, जहां भी हुआ है इसका शोज, माफी आपको बताऊं कि काफी कामयाब रहा है। और इस ड्रामे की कामयाबी इस बात से आपको पता चल सकती है कि कर्नाटका में इस ड्रामे को बीए के निसाब में शामिल किया गया था। ये वाह ड्रामा वाह वाह, क्या बीए बात है। फाइनल के निसाब में शामिल था, अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाँ, वाह, यानी स्टेज भी हुआ है ये, और निसाब का ये हिस्सा भी बना बहुत, है। हाँ मेरे सारे ड्रामे बहुत बार स्टेज हुए हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक के भी न जाने कितने शोज हुए हैं। और आपको एक बात बताऊं, कर्टन खुलने से लेकर कर्टन बंद होने तक इसमें तालियां बजती हैं, और कर्टन बंद होने के बाद भी तालियां बजती रहती हैं, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट है। और एक चीज आपको बताता चलूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक की बात निकली है, तो अल्लाहुम्मा लब्बैक को शोलापुर में एक ग्रुप है, सैयद इकबाल करके एक है, उसने इस हम्म, ड्रामे के काफी शोज किए हैं ऑल ओवर इंडिया। उसने अल्लाहुम्मा लब्बैक और मेरा एक और ड्रामा है आराम बाग, उसके शोज किए हैं। माशाल्लाह सैयद इकबाल बहुत अच्छे हिदायतकारों में है, हालांकि बहुत छोटे से शहर का है, लेकिन वो हिदायतकार बड़ा है। बड़ा इसलिए कहता हूँ कि अगर अल्लाहुम्मा लब्बैक कोई मेरा डायरेक्ट कर सकता है, हिदायत दे सकता है इस ड्रामे को, तो वो छोटा मोटा हिदायतकार हो ही नहीं सकता। तमाम देखिए दूसरे तमाम हिदायतकारों से माजरत के साथ, कि जिन लोगों ने भी अल्लाहुम्मा लब्बैक किया हुआ है, मैं उन सब से को ये कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़े हिदायतकार हैं। बहुत हाँ, अच्छा, बहुत ही खूब। अच्छा, अल्लाहुम्मा लब्बैक के अलावा और कौन कौन से आपके ड्रामास जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं या स्टेज हुए हैं? देखिए बहुत सारे ड्रामे हैं, जिसमें एक ड्रामे का मैं जिक्र करूंगा, यहाँ अमीना बिकती है। ये ड्रामा भी काफी कंट्रोवर्शियल है और काफी बोल्ड ड्रामा है। यहाँ अमीना ठीक। बिकती है का अभी पिछले साल मॉरिशस में भी एक शो हुआ है, यहाँ अमीना बिकती का। उनका वाह, मॉरिशस का जो ड्रामा फेस्टिवल था, उसमें वहाँ के लोगों ने अल्लाह यहाँ अमीना बिकती है किया है। यह हैदराबाद में एक केस हुआ था, अगर आपको याद है, कि 12-13 साल की बच्ची थी अमीना, उसका 68 साल के अरब से निकाह कर दिया गया था। अखबार में मैंने जब ये न्यूज पढ़ी कि 12 साल की अमीना का 68 साल के अरब से निकाह, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझको कितनी तकलीफ हुई थी इस बात को लेकर। मैंने कहा नहीं, मैं इस पर प्ले लिखूंगा और लोगों को ये बावर कराऊंगा कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इतनी छोटी बच्ची का सिर्फ पैसों की लालच की वजह से, या जो भी आपकी मजबूरी है उस वजह से, आप किसी 68 साल के बूढ़े अरब से आप उसका निकाह करके उसको अपने से दूर भेज दें, दूर मुल्क में, ये बहुत गलत बात है। और वो मेरा काफी ड्रामा कामयाब रहा है। बहुत से लोगों ने उस पर एग्री किया है कि आफ्ताब साहब आप सही कर रहे हैं, बच्चियां बोझ नहीं है हम पर, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको हमको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहिए।
यहाँ अमीना बिकती है में भी मैंने यही मैसेज दिया है अमीना के जरिए कि मैं चाहती थी कि मैं इंदिरा गांधी बनूं, मैं झांसी की रानी बनूं, लेकिन इतनी जल्दी मेरी शादी करके सब खत्म कर दिया गया। यही मैसेज उस बच्ची ने दिया है। विजय तेंदुलकर का नाम तो आपने सुना होगा, मराठी के बहुत बड़े ड्रामा निगार और ये हैं। उन्होंने अपने प्रीफेस में, हिंदी में भी ये किताब आई है यहाँ अमीना बिकती है, उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि आफ्ताब साहब की अमीना आग उगलती है ऑडियंस के ऊपर, और जो सब कुछ मतलब मनफी रुझानात को जलाकर खाक कर देती है। ये जुमले विजय तेंदुलकर के हैं, मेरे अपने नहीं है। हाँ इरफान साहब, अच्छा अभी आप सोच रहे हैं मैं तो बच्चों जी नहीं, आरपी सिंह साहब लिख रहे हैं, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि गुजारिश है कि दोबारा बताएं इस ड्रामाई किताब का नाम। आपने बताया मीना बाजार में बिकती है, यहाँ अमीना बिकती है। हाँ यहाँ अमीना बिकती है। आरपी सिंह साहब, यहाँ अमीना बिकती है, ये किताब का नाम है, यानी ड्रामे का नाम है। और नूर जमशेदपुरी साहिबा आपको सऊदी अरब से कह रही है कि इतने अनमोल रतन को हम सिर्फ सुनते थे, आज देख भी रहे हैं। वाह। देखिए आपको इसका बताऊं कि अमीना के तकरीबन 100 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, क्योंकि इसको मैंने पहले 1 एक्ट लिखा था, फिर फुल लेंथ किया है। इस ड्रामे को हरबंस सिंह एक हैं जो रेलवे में थे, वो एक ड्रामा आपने सुना होगा मसाज, जो राकेश बेदी कर रहे हैं, वो ड्रामे को हरबंस सिंह प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। हरबंस सिंह ने यहाँ अमीना बिकते के न जाने कितने शोज किए हैं। बम्बई में एक पृथ्वी थिएटर है, पृथ्वी थिएटर में भी 22-24 शोज इस ड्रामे के हुए हैं, और माशाल्लाह ये काफी मेरे कामयाब ड्रामों में से एक है। वाह, और भी मेरे बहुत सारे ड्रामे हैं, मेरे बहुत सारे ड्रामे हैं जो कामयाब भी हैं और स्टेज भी हुए हैं। हाँ मैं यहाँ कितने ड्रामों की बात करूं, कितनों की ना करूं, लेकिन अदब इत्तफाल की तरफ भी आते हैं, क्योंकि अदब इत्तफाल में भी, लेकिन आपने अभी हमारी बात हो रही थी तो वो सरवर्क की बात चली। आपके पास इस वक्त कोई किताब हो, जैसे अल्लाहुम्मा लब्बैक आपने दिखाया, तो 30 कहानियां, आफ्ताब हसनैन की 30 कहानियां, वो भी तो आप कह रहे हैं कि छप चुकी है, आ चुकी है। इत्तेफाक से मैं साथ में 2-4 किताबें लेके बैठा हूँ, मुझको पता नहीं था। जरूर देखिए ये मेरी लेटेस्ट किताब है, इधर अपने सामने लगे, कैसे रखा? हाँ, अब देखिए क्या आफ्ताब हसनैन की 30 कहानियां, इसको रहमानी पब्लिकेशन मालेगांव ने छापा है। और जिस सैयद इकबाल का मैं अभी जिक्र कर रहा था ना कि उन्होंने हिदायतकार हैं, वो सैयद इकबाल ने इसका सरवरक बनाया हुआ है, वो आर्टिस्ट भी हैं। टाइटल पेज जो है वो सैयद इकबाल शोलापुर दानिश आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया है। इसमें मेरी बच्चों के लिए 30 कहानियां हैं, और माशाल्लाह, या मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा इसलिए नहीं, सब एक से बढ़कर एक कहानियां है। अगर आप तक ये किताब हमने आपको पोस्ट भी की है, शायद आजकल में आपको मिल भी जाएगी, और एक से बढ़कर एक कहानियां माशाल्लाह काफी अच्छी है। एक चीज और बताता चलूं, जब आप किताबें ही आप देखना चाहते हैं तो एक किताब और देख लीजिए, इत्तेफाक से मेरे पास है, ड्रामा नगर। नीचे कीजिए, हाँ बस बेहतर है, पूरा इधर दिखाएं, इधर। हाँ वाह, इसमें मेरे 5, हाँ इरफान साहब, इसमें मेरे 5 यकबाबी ड्रामे हैं, हाँ, जिसमें अमीना भी शामिल है, जिसमें मेरे एक और ड्रामा है रोशनी, वो भी फुल लेंथ है। रोशनी भी मेरा काफी कामयाब ड्रामों में से एक है, हाँ, वो फुल लेंथ है। जिस तरह अमीना को भी मैंने पहले 1 एक्ट लिखा था, बाद में फुल लेंथ लिखा। रोशनी को भी मैंने पहले 1 एक्ट लिखा था, लेकिन उसको कामयाबी को देखते हुए मुझको उसको भी फुल लेंथ करना पड़ा, जो करीब 2-2.25 घंटे का ड्रामा है। तो आप जैसी शख्सियत पर हम उर्दू वालों को यानी नाज करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। ये आपके लिए कमेंट सऊदी अरब से आ रहा है, वाह। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतने ड्रामाज लिखे हैं, लिखते समय जैसे आपने एक अखबार की वो खबर पढ़ी कि भाई एक 60 साला इंसान के साथ एक छोटी सी बच्ची का यानी निकाह हो रहा है, तो ये खबरें, ये माहौल, ये जो इर्द गिर्द में दुनिया हमारे चलते फिरते उठते बैठती है, तो क्या यही मोहरक बनते हैं, या शुरू से आप कोई मौजू जहन में लेके चलते हैं कि मैंने इस पे लिखना है, या कोई ऐसी खबर स्ट्राइक करती है तो उसको आप इतनी बड़ी लेंथ दे देते हैं? इरफान साहब, आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं ये सोचकर चलाऊं ना
कि मुझको ड्रामा लिखना है, ठीक। तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। मेरे बहुत से ड्रामे अधूरे पड़े हुए हैं, और खास करके जिस ड्रामे का नाम मेरे ड्रामे से जुड़ा हुआ, मेरे नाम से जुड़ा होता है ना, पता नहीं क्यों वो ड्रामा मेरा कंप्लीट ही नहीं होता। जैसे मेरा एक ड्रामा है जिसको मैं फुल लेंथ लिखना चाहता था, 5-6 फुल स्केप पेजेस मैंने लिख भी लिए हैं। ड्रामे का नाम है और आफ्ताब हसनैन मर गया। आज तक वो ड्रामा मुझसे कंप्लीट नहीं हो सका है, क्योंकि अगर वो ड्रामा कंप्लीट होता तो लोग जानते कि एक ड्रामा निगार या एक राइटर को जिंदगी में क्या क्या झेलना पड़ता है, जो वो जीते जी कहता है कि आफ्ताब हसनैन मर गया, मतलब उसने कितनी अजियतें, उसने कितनी तकलीफें और किन किन हालात से वो जूझा है, जो वो अपने आप को ही कह रहा है कि वो मर गया है। तो वो मेरा ड्रामा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा हालिया ड्रामा आपको बताऊं, 2 साल हो गया है मुझको लिखते हुए। ड्रामे का नाम है आफ्ताब मुकेश। आफ्ताब मैं हूँ राइटर, और मुकेश जो है, मुकेश जाधव, मैं आपको बताऊं, मैंने जितने ड्रामे लिखे हैं ना, सबका ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो मुकेश जाधव है। बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, रियली अच्छा डायरेक्टर है। तो मेरे जहन में आया कि नहीं यार मुकेश, मैं एक ड्रामा लिखता हूँ आफ्ताब मुकेश। अपना दोनों का नाम हमेशा रहेगा, जब तक अदब रहेगा, जब तक थिएटर रहेगा, ड्रामा रहेगा, जब तक आफ्ताब मुकेश ड्रामा भी रहेगा और अपने दोनों का नाम भी रहेगा। वो ड्रामा भी करीब मैंने 15 फुल स्केप लिख चुका हूँ, उससे आगे मुझसे बढ़ता नहीं। उसका एंड समझ में नहीं आता मेरे। बहुत प्यारा लिखा हुआ, उसके डायलॉग्स देखे, उसके ये देखो तो ऐसा लगता है यार हर आफ्ताब हर डायलॉग के ऊपर ताली बजेगी, इतने प्यारे डायलॉग और इतना अच्छा वो लेकर चले हो तुम। लेकिन उसका एंड मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्लाइमेक्स क्या दूं। बस वो क्लाइमेक्स पे आज 2 साल से अटका हुआ है। तो ऐसे बहुत सी स्क्रिप्ट है मेरे ड्रामे में जो अधूरी ज़हीर पड़ी अनवर हुई है। साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, और आरपी सिंह साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, हसन हैदरी साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, खुर्शीद अहमद साहब भी आपको सुन पा रहे हैं। इस बीच में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ड्रामा आपने बहुत सारे लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी हम कहीं तफसील से बात करेंगे। आपने बच्चों पर भी बहुत कुछ लिखा है, तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप माहिर अदब इत्तफाल जाने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई उनसे जब भी बात करें तो इस फील्ड पे जरूर आप गुफ्तगू करें। तो मैं जानना चाहूंगा कि एक तो ये बहुत सेंसिटिव मौजू होता है और नफ्सियात भी उसके लिए आनी चाहिए। जब तक साइकोलॉजी ना हो तो बच्चों को क्या परखें, तो बच्चों के लिए क्या लिखें, तो क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है, कितना लिखा है बच्चों के हवाले से? देखिए इरफान साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बार बार कह रहे हैं माहिरे अदब अतफाल या माहिर ड्रामा। तो मैं माहिर नहीं हूँ। कोई भी आदमी किसी भी चीज का टोटल एकदम माहिर नहीं होता। हाँ, 50-55 सालों का जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, तो उस तजुर्बे की रोशनी में कर रहा हूँ। एक माहिर होने की रोशनी में मैं नहीं कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ। तो मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूँ। सही। देखिए, बच्चों की कहानियां हो या ड्रामा हो, सेंसिटिव तो होता है। जब तक सेंसिटिव नहीं होगा, जब तक लोगों के दिलों से नहीं जुड़ता। कोई भी ड्रामा जब देखने वाले को लगता है कि ये हमारी अपनी कहानी है, अरे इस दौर से तो हम भी गुजरे हुए हैं, अरे ये जो स्टेज पर चल रहा है ये तो हमारी अपनी जिंदगी में भी हो रहा है या हो चुका है, तो ही वो मतलब एकदम क्या कहूँ, देखिए मुझको अल्फाज नहीं मिलता, जो एकदम ही पूरा ध्यान लगाकर ड्रामे को देखता और सुनता है, जब उसको लगता है कि ये मेरी अपनी कहानी चल रही है और देखो तो सही कि आगे क्या होने वाला है। वही होगा जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ है, कि कुछ अच्छा भी होगा मेरी जिंदगी में। जब आदमी ये सोचने लगता है तो वो आपके ड्रामे के साथ में जुड़ जाता है। बच्चों की कहानियों के साथ भी यही है। देखिए, अदब और मजहब, मुझसे लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि मजहब और अदब अलग नहीं है। मजहब में भी हमको सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करो। जब हम अदब अतफाल लिखते हैं, बच्चों की कहानियां लिखते हैं, तो उसके अंदर भी हम बच्चों को यही मैसेज देते हैं। देखिए, मेरी बहुत सी कहानियों में झूठ, चोरी, लालच, अभी आप ये पढ़ेंगे जब 30 कहानियां, तो इन्हीं सब पर ये कहानियां है कि भाई झूठ मत बोलो, उसका अंजाम गलत होता है, चोरी का अंजाम गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मजहबियत और अदब साथ में जुड़े हुए हैं, और जहाँ मजहब जुड़ा होता है तो हिस्सासपन तो अपने साथ ही होता है।
मजहब को लेकर ऐसे भी बहुत ही हिस्सास हैं हम। तो अगर कहानियों में ये सब चीजें जब वो देखता है तो वो मजहब से अपने आप को रिलेट करने लगता है और सीखता है, कुछ कहानियों के जरिए भी कुछ मजहबियत भी सीखता है, बोलने का मतलब मेरा। और ये बहुत जरूरी है, चाहे आप ड्रामा लिखें, चाहे आप बच्चों की कहानी लिखिए, इस्लाही चीजें लिखिए, समझे। ये नहीं है कि आपको कुछ लिखना है, आपको किताब छपवानी है कि आप साहिब किताब हो गए, भाई आपकी किताब छप गई, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा 100 किताबें रद्दी के लिए छपे तो उससे बेहतर है कि एक किताब लाइब्रेरी के लिए छपे। तो सिर्फ आप साहिब किताब बनने के लिए किताब मत छापिए, आप किताब छापिए ताकि उससे लोगों को, उससे उर्दू अदब को फायदा पहुंचे और लोग कहें कि हाँ आफ्ताब हसनैन ने या इरफान आरिफ ने कोई चीज दी है उर्दू अदब को, तो आपने कुछ काम किया है। साहिब किताब बनने को तो क्या मैं 100 किताबों का अदीब बन सकता हूँ, कुछ ना कुछ रोज लिखूंगा बैठकर, कल छाप दूंगा, पैसा है अगर मेरे पास तो छापने का, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस सब। यानी हमें मयारी भी लिखना है, अखलाकी भी लिखना है, और उसके बाद अदबी भी होना चाहिए, क्योंकि अदब में कभी कभी सियासत भी आती है, अदब में कभी कभी बहुत सारी गंदगियां भी आ जाती हैं, और कुछ ऐसे अदीब भी बन जाते हैं नाम नेहाद के भाई कलम हाथ में पकड़ना आ गया और आधे सियासत में है और आधे अदब में है, और मंजर पे वो चीज आ रही है कि जो ना इस पारे में है ना इस पैमाने पे उतरेगी। सही है। तो गौहर, मसूद गौहर, जहीर अनवर और सलमा खातून, दाऊद अहमद, रजा आजमी साहब, ये तमाम लोग आपको सुन पा रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं कि इंसान को मंजिल कभी नहीं मिलती, मंजिल के बाद एक नई मंजिल इंतजार करती है। अगर कोई ये समझ ले तो वो फाल रहता है। तो गोया कि आप हर वक्त लिखते रहते हैं, ये मसूद गौहर साहब कह रहे हैं। जी नहीं जो उनसे कहिए कि मैं हर वक्त नहीं लिखते रहता, हर वक्त मैं शायद लिख भी नहीं पाता, क्योंकि हर वक्त लिखता होता, हाँ नहीं हर वक्त लिखता तो शायद मैं भी 100 किताबों का साहिब किताब होता, समझे। ये जो आपने तजर्बात की बात की, ये जो आपने अपनी जिंदगी में जो भी तजर्बात हासिल किए हैं, और उन्हीं तजर्बात को जब आप कलम की सूरत से अल्फाज में डालते हैं और अल्फाज के जरिए वो अदब का हिस्सा भी बन रहे हैं, तो मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि अदब इत्तफाल के लिए आपने क्या क्या लिखा है, बच्चों के लिए कौन कौन सी कहानियां हैं, कोई 2-4 कहानियों का नाम ही बता दीजिए, और कोई एक अच्छी सी कहानी अगर उसका मफहूम ही बता पाए, अगर किसी किताब से पढ़ पाए तो वो भी बता दें। हसन इमाम सद्दीकी साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं, हसन इमाम सद्दीकी साहब जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे तमाम नाजरीन जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनको सबको मेरा सलाम भाई। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई, बहुत बड़ी हौसला अफजाई आप लोग कर रहे हैं। कल से शायद मेरा कलम और वजनी हो जाए, वजनी मतलब उसमें आपके प्यार की स्याही भी भर जाएगी मेरी कलम में, और शायद मैं और अच्छा लिखने लगूं। कल से क्यों, शायद अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैं कलम हाथ में थामूं तो शायद कुछ बेहतर लिखने लगूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो किताबें बच्चों की या बच्चों की कहानियां, ऐसे कौन कौन से मैं कहूंगा कि फनपारे जो है मंजर आम पर आए हैं? देखिए 1974 से, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने लिखना शुरू किया है, बल्कि 1965 से लिखना शुरू किया जब मैं स्कूल के जमाने था। स्कूल में ही मैंने पहला ड्रामा भी मेरा लिखा है, हाँ, और स्कूल में ही बच्चों की कहानियां, जैसा मैंने आपको बताया, नावलें लिखा, फिर बच्चों की कहानी लिखा, फिर छापने के। तो कहानियां बच्चों की बहुत है मेरे पास, मतलब मैंने कहूँगा कि 100 से ज्यादा है, लेकिन बहुत, मतलब कह सकते हैं कि दर्जनों कहानियां लिखा है बच्चों के लिए। तो क्योंकि मैं अपने आप को ड्रामा निगार से ज्यादा अदीब अतफाल कहलाना पसंद करता हूँ। आज भी मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ। हालिया मेरी कहानी है। देखिए कहानी कैसे जहन में आती है, मैं आपको बताऊं। आप पूछ रहे थे ना कि क्या आप सोचते हैं, पहले प्लॉट बनाते हैं या क्या करते हैं। मैं आपको एकदम सच्चा वाकया बताऊं। दुबई में मेरी बेटी है जी, उसका एक बेटा है अहमद और एक बेटी है रबाब। हम लोग गार्डन में वहां पार्क में गए थे। अहमद तितलियों के पीछे भाग रहा था। वो कहानी इस कहानियों में वो कहानी भी शामिल है। अभी हालिया लिखी हुई कहानी है जो बुलबुटे में भी छपी है। फारूक सैयद का जो रिसाला है ना बच्चों का,
गुलबुटे उसमें जी भी छपी है और मेरी इस किताब में भी उसको डाल दिया 30 कहानियों में। तो अहमद जो है ना तितलियां पकड़ने भाग रहा था, यहाँ से वहां तितलियां पकड़ने जाता, वो उड़ जाती, फिर भागता, फिर पकड़ने जाता, उड़ जाती। मैं और मिसेस एक बेंच पर बैठे हुए थे। मैंने मेरी मिसेस से कहा कि मेरे जहन में एक टाइटल आ रहा है। तो मिसेस बोली हर वक्त आपको तो कहानी सूझती है, कौन सा टाइटल? मतलब अपने बच्चे के नाम से एक मैं कहानी लिखूंगा, ऐमन और तितली। वाह बस वो टाइटल का आना था, ऐमन और तितली, और अब मैंने वो कहानी लिखी है। वो कहानी मेरी उस किताब में भी है, गुलबूटे में भी छपी हुई है वो कहानी, फारूक सैयद वाले। देखिए फारूक सैयद जैसे आदमी भी उर्दू अदब के लिए बहुत काम कर रहे हैं और बच्चों के बेशक अदब के लिए बहुत काम कर रहे हैं। फारूक सैयद जैसे आदमी हैं जो गुलबूटे निकाल रहे हैं, तो हम जैसे बच्चों के अदीब भी जिंदा हैं और बच्चों के लिए लोग लिख रहे हैं। देखिए मैं झूठी तारीफ करने का किसी का आदी नहीं हूँ, लेकिन जो काम कर रहा है अगर हम उसकी तारीफ नहीं करें तो शायद वो जहां तक पहुंचा है वहीं पहुंचकर रुक जाएगा। समझे? तो ये बहुत बहुत बड़ा काम। इस तरह वो बहुत कहानी ऐमन और तितली वजूद में आई है। अब मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगा नहीं, वो कहानी 30 कहानियां शायद आपको आज कल में पहुंच जाना चाहिए पोस्ट से। अगर पोस्ट वालों ने ईमानदारी से पहुंचाया तो आप उसमें पहुंचा पढ़िएगा। देंगे वक्त। उसमें ऐमन का फोटो भी है, एक तितली हाथ में लिए हुए। हाँ, वाह वाह, तो ये है। बहुत खूब। अच्छा अच्छा। चश्मा और अब फारूकी पूछिए आप। साहिबा भी। हाँ जी जी। हाँ, चश्मा मैं फारूकी बोला आप चश्मा सवाल फारूकी पूछते। हाँ, चश्मा फारूकी साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हाँ तो मैं देखिए गुफ्तगू सवाल क्या पूछूं, बस यही गुफ्तगू है जो हम सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो बच्चों की कहानियां आपने लिखी हैं उनमें से कोई एक ऐसी कहानी जो इस वक्त अखलाकी एतबार से आप बताना चाहें, क्योंकि हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि आज अखलाकियात का बहुत फुकदान है ना। यानी वो चाहे प्राइमरी सतह पर हो, हायर सेकेंडरी सतह पर हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जहां भी आप देख रहे हैं अखलाकियात का और हमारी अकदार जो हैं, तहजीबी हो, तमदनी हो, या अभी आपने कहा मजहब और अदब, ये दोनों बहुत लाजिम और मलजूम है। तो यहाँ अदब और ये जो अखलाक है बहुत कम है। कोई ऐसी बच्चे की कहानी जिसमें आप कोई ऐसा आफाकी पैगाम देना चाहते हो, अगर आपके जहन में हो, उसका बस जस्ट एक खाका, एक नक्शा, एक खुलासा। देखिए मैं नहीं जानता इरफान साहब के आप मुझको कितना वक्त दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कहानी सुनाने बैठा ना तो कम से कम 10 से 12-15 मिनट चलना जाएगा। अगर इतना एक वक्त है कहानी तो बोलिए सुनाओ। जी तो जी एक जी छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी, जी मतलब आपके ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस टाइप की कहानियां लिखता हूँ, ये जी आपको जी पता चल जाएगा। बल्कि वो जो जी 30 कहानियां है ना, उसकी ये सबसे छोटी कहानियां है, कहानी है जो मैं आपको, जिसका सिर्फ खाका या आउटलाइन आपको बता रहा हूँ। कहानी का जी नाम जी। है दो बिल्लियां। हाँ? दो कहानी का बिल्लियां, नाम है ठीक दो बिल्लियां। और मेरा ये जो ड्रामा मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ अमीना बिकती है। हाँ, ठीक इसमें एक कैरेक्टर है कहानी चाचा। मतलब यहाँ अमीना ठीक बिकती है ड्रामे की बात कर रहा हूँ। इसमें एक कैरेक्टर है कहानी चाचा, जो गांव के बच्चों को ना कहानियां सुनाया करता है, इसलिए ठीक उसका नाम कहानी चाचा पड़ गया है। वो ठीक। कहानी चाचा अपने वाह ड्रामे में ही, वो कहानी चाचा बच्चों को एक कहानी सुना रहा है, और वो कहानी है दो बिल्लियां। और वो दो वाह बिल्लियां भी इस 30 कहानियों में शामिल है। इसका सिर्फ वाह। खाका आपको बताता हूँ कि जी दो जी। बिल्लियां हैं, एक दूध की तरह एकदम सफेद और दूसरी बिल्ली कोयले की तरह एकदम काली। वाह सफेद बिल्ली को अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बड़ा नाज है, और काली बिल्ली को अपने काले रंग और बदसूरती पर बड़ा अफसोस, और वो हमेशा वाह, एहसास कमतरी में मुब्तला रहती है। समझे? क्या बात। एक दिन दोनों बिल्लियां इत्तेफाक से एक साथ एक शेर के कछार में घुस गई। वाह शेर कहीं बाहर अपने खुराक की तलाश में गया हुआ था। दोनों बिल्लियां, काली बिल्ली और सफेद बिल्ली, बड़े मजे से गार में यहाँ वहाँ कछार में घूम रही थी। इतने में शेर आ गया। कछार में वाह एकदम अंधेरा था। दोनों बिल्लियों ने जब शेर को देखा तो दोनों दुबक दुबक कर एक एक कोने में बैठ गई। शेर को एहसास हुआ कि कछार में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है। उसने यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई। सफेद बिल्ली सफेद रंग के वजह से उसे अंधेरे में भी नजर आ गई, और उसने एक छलांग लगाई और सफेद बिल्ली को अपने पंजे में दबोच कर चट कर गया। काली बिल्ली अपने काले रंग का फायदा उठाकर
अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता सरकती हुई कछार के बाहर निकल गई। इसलिए बच्चों कहते हैं ना अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर फख्र करो और न काले रंग और बदसूरती पर अफसोस। ये है आफ्ताब हसनैन का पैगाम दो बिल्लियों में। क्या बात है, क्या बात है। मसूद गौहर साहब कह रहे हैं कि ये इश्तिहारी कहानी है, इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। बेशक आपने बहुत फ्लैट तरीके से सुना दी, लेकिन अगर हम काले और गोरे को लेके चलें तो ये बहुत बुलंदो बाला एक अपने अंदर दुनिया लिए हुए है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनसे कहिएगा कि अगर उनको मेरी किताब मिले 30 कहानियां, तो खूबसूरती और बदसूरती पे शायद मैंने 2-3 कहानियां उसके अंदर है। एक है खूबसूरती का नशा, वो काफी बड़ी कहानी है, मतलब करीब 8-10 सफे की कहानी है। अगर वो पढ़ेंगे तो शायद वो जो कुछ चाहते हैं वो सब उस कहानी में उनको मिल जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, हमें ये भी बता दीजिए कि ये जो आजकल जैसे गुलबूटे की बात चली, तरियाक साहब हमारे यहाँ यानी उनके साहिब हसन साहब हमारे साथ हैं, इसी तरह बहुत सारे और भी अदबी रसाइल हैं जो इस वक्त निकल रहे हैं, लेकिन अदब इत्तफाल पे अगर हम देखें तो बहुत कम, यानी एक तो वही बच्चों के लिए निकल रहा है NCPL से, या फिर गुलबूटे की बात की। आप अपनी कहानियां कहाँ कहाँ भेजते हैं, और क्या आज उन कहानियों को लेने वाला भी है, और क्या बच्चों की कहानियों को आज अदब के साथ साथ निसाब का हिस्सा भी बना रहे हैं? देखिए, आजकल बच्चों के रिसाले बहुत निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहे हैं। आपने NCPL और ये सब की बात की, तो ये सब इदारों के पास तो पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो जो बच्चों के रिसाले भी छाप रहे हैं तो वो एक अलग ही स्टैंडर्ड है, मतलब मेरे बयान के बाहर है, क्योंकि उनके पास बेहिसाब पैसा है। उसके आगे गुलबूटे या एक गुलशन अतफाल निकलता है मालेगांव से, जो सलीम रहमानी जिसने मेरी किताब छापी है, 30 कहानियां जिन्होंने छापी है ना, सलीम रहमानी ने, तो उनका एक रिसाला निकलता है गुलशन अतफाल करके, बच्चों का रिसाला, वो भी काफी अच्छा है। और गुलशन ये गुलबूटे तो आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुलबूटे नहीं बिक रहा है या ये गुलशन अतफाल नहीं बिक रहा है, बिक रहा है, लेकिन वो कैसे बिक रहा है वो उसका जो निकालने वाला है, जैसे फारूक सैयदी बता सकते हैं या सलीम रहमानी बता सकते हैं कि उसका खर्चा है या उसका अखराजात वो लोग कैसे निकाल रहे हैं और कैसे आज कायम है और अदब की ये खिदमत कर रहे हैं। और जहां तक रहा कहानियों का सवाल, तो गुलबूटे में मैंने कोई भी कहानी अब तक भेजी है, फारूक सैयद गवाह है कि आज तक अल्लाह के फजल से कभी रिजेक्ट नहीं हुई है, बल्कि जब से लिखना शुरू किया है माशाल्लाह किसी भी रिसाले ने मेरी कोई कहानी रिजेक्ट नहीं की है कि नहीं ये छपने के लायक नहीं है, चाहे वो मालेगांव भेजा हूँ, चाहे यहाँ भेजा हूँ, चाहे NCPL में। खिलौना में भी छपी थी ना मेरी कहानियां खिलौने के जमाने से छप रही है। देखिए, खिलौने से पहले भी लखनऊ से एक बच्चों का रिसाला निकलता था, देखिए बहुत ही फेमस था उस जमाने में, अभी नाम नहीं याद आ रहा, कलियां या ऐसा शायद। देखिए, मेरी मिसेज यहाँ बैठकर मेरी बहुत मदद कर रही है। ये यही होता है जो हम सफर हो अपनी, यानी शरीके हयात, या हम कहेंगे कि इस जिंदगी का हम सफर जो हम बनाते हैं वो आपने हर कदम पे साथ रखा है। बेशक बेशक, और अच्छा भी लग रहा है कि कहीं अगर आपसे भूल चूक हो जाए तो वो आपको मदद कर सकती हैं। बहुत मेरी कितनी किताबों में आप ये भी पढ़ेंगे कि उनका नाम है और उनके नाम के साथ नीचे ब्रैकेट में लिखा है जो मेरी तमाम किताबों में बराबर की शरीक है, और वाकई वो बराबर की शरीक है। कहीं कहीं मैं अटकता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, और चूंकि इंग्लिश मीडियम का हूँ तो कहीं स्पेलिंग में अक्सर अटक जाता हूँ, तो उनको आवाज देता हूँ, तो वो खाना पकाते रहेंगे तो आके गुस्सा होती, क्या वहां मेरी हंडी जल जाए, अरे मैं बोला ये स्पेलिंग देखो अभी भेजनी है। तो इन सब चीजों में वो मेरी बहुत मदद करती है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम है जरीना, वो जरीना आफ्ताब है, मतलब जरीन तो है, जाहिर बात है आफ्ताब के साथ तो जरीन होंगी। वाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो जब आप बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं तो फोकस कौन से बच्चे होते हैं? वही जो हम कहेंगे क्रॉल कर रहे होते हैं, या प्राइमरी सतह के होते हैं, या जर्नल बच्चे होते हैं जो स्कूल में हो या ना हो, लेकिन कहीं भी हो, लेकिन बच्चा आपकी नजर में है? देखिए, क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले बच्चे के लिए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉल करने वाले ब
जो पढ़ना लिखना भी नहीं जा रहा है, अभी तो खुद बेचारा क्रॉल कर रहा है। जी तो मोस्टली मेरे जहन में तो जनरल बच्चे होते हैं। ये नहीं होता कि 5वीं से 6ठी के बच्चों के लिए लिख रहा हूँ कि 10वीं तक के। अब आप समझ लीजिए बचपना कब तक रहता है आदमी का। समझिए कि 2-4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, या जब वो पढ़ना सीखता है तो उसको आप कह सकते हैं कि ये वो बच्चा है जिसके लिए एक अदीब लिखता है, जब वो पढ़ना सीखता है। उसके बाद में उसका बचपना कब तक रहता है? 16-17 या मैक्सिमम 18 साल की उम्र तक। 18 जी साल जी के बच्चे भी बच्चों की कहानियां पढ़ते हैं, बल्कि मैं भी बेशक अभी बच्चा ही हूँ ना, मैं खुद बच्चों की कहानियां बड़े शौक से पढ़ता हूँ। तो मेरी जो कहानियां जो है, बोलने का मतलब मेरा ये था कि मेरी जो कहानियां वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बड़ों को भी उसी तरह सबक आमोज देती हैं, सबक देती हैं, उनको भी सिखाती हैं, और बहुत, और उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी मेरे ख्याल से बचपने में खो जाएंगे। आप भी कहेंगे कि ये कहानी तो आफ्ताब हसनैन ने मेरे लिए ही लिखी हुई है भाई, इस अंदाज से वाह लिखी हुई कहानी। वाह बहुत हाँ खूब। यही चीज मैं आपसे ना जानना भी चाहता था कि आप हाँ यानी जो बच्चों के लिए लिखा जाए वो सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है कि उससे हम वालिदैन भी, असातिज़ा भी, बड़े भी यानी कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने कहा कि जो आप बच्चों के लिए लिखते हैं वो उनके वालिदैन के काम भी आ सकता है, वो उनके असातिज़ा के काम भी आ सकता है, हमारे समाज के हर फर्द के लिए काम आ सकता है। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आजकल बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से हों, ज्यादातर तो आजकल इंग्लिश मीडियम में ही जाना पसंद करते हैं, उर्दू के साथ जुड़ने के लिए उनको क्या मशवरा आप देंगे? यानी उर्दू के साथ जुड़ें, उर्दू में सोचें, उर्दू में समझें और उर्दू में लिखें, उर्दू में पढ़ें, उनके लिए ऐसा कोई मैसेज खास आपका? देखिए, मेरे ख्याल से आप प्रोग्राम खत्म करने की जल्दी में शायद जो ऐसे सब मैसेज के ऊपर आ गए हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इरफान साहब, अभी बात से बात इरफान निकलेगी। मैं साहब, तो सुनिए सुनिए सुनिए, आपको, आपने ये जो सवाल किया है ना, तो एक बात फौरन मेरे जहन में आ गई है। हम्म, उर्दू का बहुत बड़ा अलमिया कहूंगा, शायद अलमिया ही वर्ड ये प्रॉपर है। मैं अक्सर दुबई जाते रहता हूँ। हाँ, सुनिए, ठीक आप उर्दू की बात जब निकली ना, मैं अक्सर दुबई जाते रहता हूँ। मुसलमानों का घर है, ठीक आफ्ताब हसनैन का घर है, आफ्ताब हसनैन का आफ्ताब हसनैन के बेटी का घर है। मेरी मिसेज ठीक यहाँ बैठकर हंस रही है। आफ्ताब हसनैन की बेटी का घर है, आफ्ताब हसनैन की नवासी है, आफ्ताब हसनैन ठीक। का नवासा है। आपको हैरत होगी कि उर्दू नहीं बोल पाते। अब मैं वाह क्या वाह बोलूं बताओ, मैं अपना सर पीटता हूँ। मैं मेरी बेटी को बोलता हूँ, भाई उर्दू के राइटर के नवासे नवासी हैं, मेरी किताबें कौन पढ़ेगा, यही बच्चे पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरू से पैदा नहीं हुए बच्चे हर घर, मैं मेरी बेटी को इल्जाम नहीं देता, हर घर। मेरी बेटी ने उर्दू के पीछे इतनी मेहनत की है ना, कि उर्दू की जी जी क्लासेस ज्वाइन की थी यहाँ जूहू जैसे इलाके में रहकर। वो रोज शाम में जाती थी उर्दू पढ़ने के लिए। और अब्दुल अहद सास की तो बात, नाम आपने सुना होगा, या फैयाज हाँ जी, अहमद फैजी, या रफ़िया शबनम आबिदी, फैजी साहब का, ये जी जी। लोग, हाँ, ये लोग उसको उर्दू पढ़ाते थे। और वो बच्ची के घर में ये देखकर मेरा दिल कितना रोता होगा, आप सोचिए। बोले डैडी आप नहीं जानते, दुबई में ही रहना है। तो फिर बच्चा अगर उर्दू पढ़ेगा तो वो क्लास में जब जाता है तो वो देखते रहता है कि ये लोग कौन सी जबान में बोल रहे हैं। इसलिए बचपन से इन लोग को इंग्लिश सिखाना है। तब इसके लिए क्या करूं, मैं तो हर घर में मैं यही मैसेज देता हूं कि भाई ठीक है, आप इंग्लिश सिखाइए, इंग्लिश में बात कीजिए, वो पैदा हो तो करे, लेकिन घर में तो उर्दू में बात करिए। कम से कम वो उर्दू बोलना लिखना तो सीखे, लिखना पढ़ना तो बड़ा होगा तो इंशाल्लाह खुद सीख जाएगा बच्चा। देखता है कि उर्दू इतनी दिलचस्प और इतनी दिलकश जबान है, तो खुद आदमी चाहता है कि उर्दू पढ़ना लिखना सीखे। तो कम से कम घर में तो उर्दू में बात करो। तुमको जितनी उर्दू आती है उतनी ही उर्दू 1 घंटा तुम उसके लिए भी दो। घर में जितनी तुम अलिफ बे जानते हो तो अलिफ बे ही सिखाओ, लेकिन सिखाओ। तो माशाअल्लाह 1-2 घर में इवन मेरी बेटी ने भी शुरू की है कि बोले बहुत डैडी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। बच्चे थोड़ा एक 5-6 साल के हो जाएंगे ना, अभी तो अरबी पढ़ना शुरू किए हैं। एक बार अरबी सीख अच्छा। जाएंगे तो अरबी भी, उर्दू भी पढ़ना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो हम श्योर अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। बल्कि मेरा जो दामाद है ना, उसको उर्दू का बड़ा शौक है। वो बोलता है बहुत कि बहुत मुबारक है, ये तो डैडी बहुत अच्छी दोनों बात है। बच्चों को मैं आपके पास छोड़ दूंगा सिर्फ उर्दू पढ़ाने के लिए। तो ये हाल नहीं, दुबई का है। आप उनके लिए मिसाल भी कायम करें अपनी, कि देखिए मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूं और मेरे वालिदैन ने मुझे उर्दू सिखाई, पढ़ाई, लिखाई।
तो आप भी, इतना हक है आपका कि आप उनको कहें कि आप भी पढ़ो। लेकिन ये मिसाल तो उनके सामने है ही ना, उनके बाप की मिसाल है, और क्या चाहिए। बेशक बेशक। और जो दूसरे अच्छा, मैं बच्चों यहाँ को ये भी मैसेज, जानना, जी जी, मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हम असर कौन कौन से ऐसे अदीब हैं आपके, वो चाहे ड्रामा नवीस हों, अदब इत्तफाल में हों, या शायर हों, जो आपके साथ साथ कभी स्टेज किया हो, या आपकी इस उम्र तक भी आपके साथ चले हों, लिखना पढ़ना, ये सारी उम्र में जो भी आपकी सरगर्मियां रही, आपके दोस्त अहबाब, खास करके अदबी। देखिए मैं आपको बोला, आपने हाम असर की बात की है, राइट। जी जी, हाँ, यस सर। तो मासराना रकाबत मुझ में भी है ना। ठीक। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, खासकर अदीबों का नाम नहीं लूंगा। सुनिए, जी जी। मैं अदीबों का नाम नहीं लूंगा कि भाई ये अदीब है, ये ड्रामा निगार है, ये शायर है, नहीं लूंगा। क्यों, आपको वजह बताता हूँ। मैं अगर एक का नाम लूंगा कि भाई इरफान आरिफ मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में बहुत अच्छे इंसान है, या बहुत अच्छा लिखते हैं, तो भाई दूसरे भी तो है ना, वो सब भी तो हैं। तो एक का नाम बेशक। लूंगा तो दूसरा नाराज होगा, दूसरा नाराज होगा तो तीसरा नाराज होगा। तो जो भी अभी मेरे हम असर हैं, सभी माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। रहा उन लोगों का नाम, ये आप कहिए कि उन लोगों का नाम लूं जो वाकई में अदब की खिदमत कर रहे हैं बगैर मासराना रकाबत के। जैसे मैंने एक अनीस जावेद का नाम लिया है। देखिए जी अनीस जी। जावेद से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लंगोटिया यार हैं कि रात दिन साथ में रहते हैं तो मैं अनीस जावेद की तारीफ कर रहा हूँ। बरसों हो गए मुझको इस फील्ड में। अनीस जावेद और मेरी दोस्ती को करीब 35-40 साल हो गए। आज तक वाह हम लोगों में कभी रंजिश पैदा नहीं हुई। मुझको किसी वाह। चीज की जरूरत होती है, मैं फोन उठाता हूँ, मैं कहता हूँ अनीस यार मैं यहाँ अटक गया हूँ यार, क्या करूँ, ये करके दो। वो सिर्फ इतना कहता है कि ओके आफ्ताब, ओके चेक करता हूँ। और मुझको मतलब फोन करके बताए उससे पहले मुझको पता चल जाता है कि यार अनीस ने तो ये कर दिया है। वाह। तो अनीस जावेद का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे तमाम दोस्तों का। माजरत के साथ अपने तमाम दोस्तों को मैं कह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज बुरा नहीं मानना। मैं सिर्फ इसलिए किसी खास आदमी का, अनीस जावेद का नाम भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो सारे जितने अदीब हैं, चाहे शायर हैं, बम्बई का पूरा लिटरेरी सर्कल जानता है कि आफ्ताब हसनैन और अनीस जावेद दो अलग शख्स नहीं है, बल्कि आफ्ताब हसनैन और अनीस जावेद दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं आज 35-40 सालों से। तो एक वाह, अनीस बहुत जावेद जैसे शख्स अगर तमाम अदीब तमाम शायर हो जाएं तो उर्दू अदब कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। बहुत बड़ी हाँ? बात, बहुत बड़ी बात। ये डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, एक मैसेज मैं खुद ही पढ़ूंगा, चूंकि ये मेरी ही तस्वीर गायब हो रही है। मोहसिन हाँ। खान साहब आज ही मेरे पास, कल इनके नावल मेरे घर पहुंचे हैं। तो बहरहाल इन्होंने हाँ। लिखा है कि नसीम बुक डिपो हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ अदारा था। हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूनी ममालिक के कायरीन इस अदारे की किताबों के मुंतज़िर रहते थे। शौकत थानवी, नसीम हजाजी, खान महबूब तर्जी के बेशुमार नावल यहाँ से शाया हुए। मजरुल हक अलवी इस अदारे के लिए अंग्रेजी के सैकड़ों नावलों के तराजुम कर चुके हैं। बच्चों का रिसाला कलियां यहीं से शाया होता था, लेकिन अफसोस कि अब अदारा नसीम बुक डिपो नहीं रहा। यानी आपकी बातें सुनकर मोहसिन खान साहब भी बोल पड़े हैं, ये सुन रहे थे लेकिन अब कमेंट किया तो मेरे सामने आ गए। मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे भी जहन में ये था, शायद कलियां जो है वो लखनऊ से ही शाये होती थी, क्योंकि मेरी शुरू में कहानी कलियां में भी शाये हुई है, और मैं बड़ा खुश हुआ था कि लखनऊ से मेरी कहानी शाये हुई है। हाँ? और जी हिंदी जी के भी जी। कई सालों में शाये हुई है। नाम ने लोट पोट और ये सब आते थे, उनमें भी मेरी काफी कहानियां शाये हुई हैं। और आपको एक बात बताऊं, लोग हिंदी और उर्दू में फर्क करते हैं। मेरी हिंदी में भी जो कहानियां छपी हुई हैं वो एज इट इज छपी हुई हैं जैसी उर्दू में छपी हुई हैं। उर्दू के ही वाह। लफ्ज उसमें भी हैं, और हिंदी में भी उर्दू के ही लफ्ज हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है। लोटपोट में भी जो कहानियां छपी हैं तो वही अच्छा, कहानियां छपी जैसे हैं जो आपने उर्दू कहा में ना भी कि छपी एज इट इज, जो उर्दू में लिखा गया वही हिंदी में भी है, तो मैं ये जानना चाहूंगा जो आपके ड्रामाज लिखे गए हैं वो प्ले करने में भी कहीं उनमें रद्दोबदल आया? कभी होता है ना कुछ चीजें ऐसी हम लिख तो देते हैं, लेकिन वो जब हम स्टेज करने जाते हैं तो वो स्टेज नहीं हो पाता, तो उसको थोड़ा मंजर बदलना पड़ता है, कभी डायलॉग बदलना पड़ता है। तो ये जो कहानियां आपने लिखी हैं, जो नावल आपने लिखे हैं, आपने प्ले भी करवाए हैं, आपने कहा कि 100 से ज्यादा वो हर
प्ले जो है आपका अल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छी पजीराई भी हासिल करता गया। तो लिखना और उसको फिर करके दिखाना, ये दोनों कैसे होता, मतलब इसके अंदर का फर्क आप बताएं। जी जी, देखिए, एक यानी जो लिखने की टेक्निक और फिर उसको सही प्ले मानों करके में दिखाना। इरफान साहब, सही जी जी मानों में जो ड्रामा निगार है ना, जी जी, वो पूरे सीन को पहले खुद कंसीव करता है। वाह। हर कैरेक्टर में वो समाया हुआ होता है। मेरे प्ले के हम्म, अंदर अगर एग्जांपल लीजिए, अगर 5-6 कैरेक्टर्स हैं, तो हर जी जी, कैरेक्टर के अंदर आफ्ताब हसनैन है। हर वाह, बहुत कैरेक्टर खूब, के डायलॉग पहले आफ्ताब हसनैन बोलता है, और फिर बहुत खूब। देखता है कि ये कैरेक्टर जो भी करेगा वो डायलॉग बोल सकेगा या नहीं, कहीं अटकेगा तो नहीं, डायलॉग में या मुकालमे में रवानी है कि नहीं। अगर ये हम्म कॉमा यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए तो ज्यादा रवानी आ रही है, तो मैं उस कॉमे को आगे से लेके पीछे खसका देता हूँ कि एक फ्लो में डायलॉग जाना चाहिए, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है ये। वाह, और रहा मंजर का सवाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा ड्रामा निगार है, तो वो पहले अपने जहन में मंजर को कंसीव करता है कि वो ड्रामा कैसे पेश किया जाएगा, वो सीन कैसे फिल्म मतलब स्टेज पर आएगा, वो पहले फिल्म कंसीव है, करता है। जी जी, तो बिल्कुल। हिदायतकार को भी प्रॉब्लम नहीं होता उसको हिदायत देने में या उसको पेश करने में। और बहुत जरूरी है कि हिदायतकार जो भी है, पहली बार वो राइटर के साथ बैठे और राइटर उसको पूरा ड्रामा सुनाए, ये बहुत जरूरी है। तो ही हिदायतकार के समझ में आता है कि राइटर ने क्या सोचकर कौन सा डायलॉग लिखा हुआ है और किस लफ्ज को कैसे बोलना है, कौन से डायलॉग को कैसे किस उतार चढ़ाव के साथ कहा जाएगा, तो उसका मतलब उभर कर आएगा। देखिए, डायलॉग बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आपके का अगर फ्लो नहीं है, तो आपको कभी क्लैप नहीं मिलेगी, कभी तालियां नहीं बजेगी। ऑडियंस से तालियां लेना भी एक आर्ट है। हर कोई के बेशक, बस की बात नहीं है कि वो ऑडियंस से तालियां ले ले। आपको बेशक, डायलॉग उस तर्ज में बोलना है, उस तरह थ्रो होना चाहिए आपका, तो खुद ब खुद ऑडियंस तालियां, उसका हाथ तालियों की तरफ चला ही जाता है। अच्छे से अच्छा डायलॉग हो, अगर आपका थ्रो सही नहीं है, तो आपको तालियां कभी नहीं मिलेगी। देखिए, बहुत मेरा खूब। 55-60 साल का तजुर्बा है। 60 साल भी कहूँ तो बुरा नहीं, क्यों 69 साल का हूँ, और 7वीं 8वीं 7-8 साल का था जब से ड्रामे कर रहा हूँ। तो 60 साल का हम्म, तजुर्बा है जो मैं आपको और नाजरीन को दे रहा हूँ। ड्रामे के बारे में बहुत। तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ समझा सकता हूँ। इवन बच्चों के अदब के लिए भी अगर मैं कहने लगूं, तो शायद आपके ऐसे मैंने ऐसे 2-4 मैंने प्रोग्राम। नहीं नहीं, मैंने जो आज आपने एक गलती आपका कर दी, सॉरी सॉरी जी सॉरी सॉरी, एक चीज बोलता जी हूँ। आपने एक गलती कर दी। आप जी, जब अदब अदीब अतफाल, अब मेरे को ये नहीं पता कि अदीब अतफाल बोलते हैं कि अदीब अल अतफाल है। हाँ, ये आप दुरुस्त कर लीजिए। हाँ, जब आप एक बच्चों के अदीब और ड्रामा निगार दोनों को बुला रहे हैं, तो दोनों को एक साथ बुलाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं आपको नहीं, बच्चों के अदीब, एक दिन आपको बच्चों के अदीब को बुलाना चाहिए था, फिर हम भले वो जरूर आफ्ताब हसनैन होता। फिर एक दिन हम ड्रामा जरूर, निगार को बुलाते, फिर भले वो आफ्ताब हसनैन होता। कोई बात नहीं, चलिए। वो भी हम एक बार देखेंगे। हमने जो आपका पोस्टर आवेजा किया था, और उस पोस्टर में हमने जो लिखा था कि उर्दू ड्रामा और अदब इत्तेफाल, यानी ड्रामा, इसीलिए मैंने ये बातें छेड़ी ना कि भाई जो आप लिखते हैं वो करना कितना दुश्वार है कि आसानी से हो जाता है। अब आप मुझे ऐसा बताएं कि आपने बच्चों के लिए कौन कौन से प्ले लिखे हैं, यानी कोई ऐसा ड्रामा जो महज बच्चों के लिए लिखा गया हो, फिर वो बच्चों का लाना उस स्टेज पर, वो करके दिखाना। जैसे अनारकली जैसा बहुत बड़ा मयारी अदब का एक शाहकार है, लेकिन उसको स्टेज पे लाना बहुत मुश्किल हो गया। अनारकली तो बहुत मेयारी है, और 1922 के ड्रामे की बात आप कर रहे हैं संजय। लेकिन कहते हैं ना कि वो स्टेज नहीं हो पाया उतना अच्छा, उसकी अच्छा, एक, इम्तियाज इम्तियाज अली ताज की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ 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 आपको एक और बात बताता चलूं, इम्तियाज अली ताज की बात निकली है, आपने ही निकाला है कि भाई जी, इम्तियाज अली ताज की बेटी, क्या 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 नाम था? बेटी का नाम तो नहीं पता, नवासा ताहिर है। देखिए, सलीम पाकिस्तानी ताहिर नवासा और अली ताहिर अली ताहिर नवासा है, सलीम ताहिर शौहर। शौहर, मतलब उनके दामाद पहले बेटी और नवासे से मैं शारजा में मिला हूँ 2 साल पहले, वाह और वाह, उनसे अली ताहिर बहुत सलीम बातें। ताहिर, क्या बात है। हाँ, वो नाम अभी जहन में है, लेकिन आ नहीं रहा है।
और उनसे सीरियल्स वगैरह करते हैं वो लोग। और आज भी वो व्हाट्सएप पर मेरे साथ में टच में है, भले पाकिस्तान में है। हाँ, आज भी व्हाट्सएप पर मेरे साथ में टच में है। हाँ, तो उनसे बहुत कुछ मैंने पूछा इम्तियाज अली ताज साहब के बारे में भी, और बहुत कुछ उन्होंने बताया। वो दौर ऐसा था कि लड़कियां स्टेज पर काम नहीं कर सकती थी, तो उनकी बेटी ने काम करना शुरू किया, यास्मीन ताहिर, उनके शौहर का नाम ताहिर है, तो यास्मीन ताहिर, तो यास्मीन ताहिर को सबसे पहले वो लेकर आए। जैसे मेरे ख्याल से शायद एक और कोई राइटर हैं जिन्होंने अपनी बेटी को सबसे पहले स्टेज पर लाया, तो उनके साथ बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। शायद मेरे ख्याल से किसकी बात है ये, मेरे को अभी जहन में नहीं आ रहा है। मतलब उनसे बहुत सारी बातें। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि अनारकली, बहुत से लोग ये कहते हैं, मैंने तो खैर ड्रामा पढ़ा भी नहीं है, देखने का तो सवाल ही नहीं था, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अनारकली में बहुत सारी खामियां हैं। अनारकली कोई मतलब आप नहीं कह सकते कि बहुत ही क्लासिक ड्रामा है या क्लासिकल प्ले है। खैर ये अपनी अपनी राय होती, हो सकता है मैंने पढ़ा होता तो मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे पाता, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है ड्रामा, इसलिए कुछ कहना मेरे लिए इसीलिए मैं पूछना चाहता था कि जब आप ड्रामा मतलब लिखते हैं तो वो प्ले भी हो पा रहा है, तो बच्चों के लिए कौन सा आपने ऐसा खास ड्रामा लिखा हो जो, क्योंकि बच्चों का ड्रामा बहुत मुश्किल है, ये मैं जानता हूं। जब हम इसमें बैठते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आफ्ताब जी हसनैन आज ड्रामा निगार के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये मैं अपनी तारीफ चाहे आप कह लें कि मैं खुद कर रहा हूँ कि भाई बहुत जी बड़ा ड्रामा निगार है आफ्ताब हसनैन। जो सुनने वाले हैं उनके नजर में भी तो यही होगा, और वो भी यही सोच रहे होंगे ना कि आफ्ताब हसनैन मतलब बहुत बड़ा ड्रामा निगार, जब तो इरफान आरिफ ने उनको बुलाया है इस तहरीक वाले प्रोग्राम में। हाँ, तो आपको ये बताऊं कि आफ्ताब हसनैन ने आफ्ताब हसनैन आज तक एक भी बच्चों का ड्रामा नहीं लिख पाया है। वजह क्या है मैं नहीं जानता। हाँ, एक भी ड्रामा आफ्ताब हसनैन ने ये कहकर नहीं लोगों को दिया है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। क्यों भाई इरफान साहब, आप बताइए कि अल्लाहुम्मा लब्बैक जैसा बोल्ड ड्रामा बच्चे क्यों नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं कि अल्लाहुम्मा लब्बैक का प्रीमियर शो, मैंने आपको उसकी थीम बता दी है, लड़कियों ने किया है। नेशनल गर्ल्स स्कूल है बांद्रा के अंदर, उसकी बच्चियों ने किया है। बच्चियां भी मतलब 5th 6th और 7th स्टैंडर्ड की बच्चियों ने किया हुआ है अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जो मैं कहता हूँ कि पर्दा खुलने से लेकर पर्दा बंद होने तक तालियां बज रही थी, तो ये उन बच्चियों के परफॉर्मेंस के टाइम भी ये हुआ। और बहुत से लोग बंबई में इस बात के गवाह हैं कि उन लोगों ने उस शो को देखा भी है, क्योंकि फारूक सैयद ने ही उर्दू मेला ऑर्गेनाइज किया था, और उसी में इसका पहला शो हुआ था अल्लाहुम्मा लब्बैक का, और शुरू से लेकर आखिर तक तालियां बजी थी। तो बच्चे भी बड़ों के ड्रामे कर सकते हैं। बड़ों से मेरा ये मतलब नहीं कि आप कोई वल्गर प्ले ले लें या ऐसा टॉपिक ले लें जो सिर्फ बड़ों के लिए हो और आप वो बच्चों के हाथ में थमा दें। ऐसा भी किया है लोगों ने, लेकिन वो गलत है। आप टॉपिक भी चुनिए तो ऐसा चुनिए जो बच्चों के लिए हो, तो बच्चे भी कर सकते हैं। एकदम आप चाहें कि थर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए कोई ड्रामा लिखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है भाई, फिर वो ड्रामा नहीं होता, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं समझ गया ये जो सारी चीजें आदमी आपने बताई। जी जी, बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। यानी ये चाहे आपने बड़ों के लिए लिखा वो बच्चे भी कर पाते हैं, और जो बच्चों के लिए लिखा वो बड़े भी पढ़ पाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताएं कि जी जी, ये जो 7 से लेकर 60 साल तक, नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 7 साल से आपने लिखना शुरू किया, 7 साल से 60 साल तक, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है, फिर मैं आपका वो ड्रामा सुनूंगा। मैं कहता हूँ कि ये 7 साल जब आपकी उम्र थी, जब बच्चा अभी कलम भी ढंग से नहीं पकड़ सकता और नाक भी बह रही होती है, तब से आपने सोचना शुरू किया, लिखना शुरू किया। वो 7 और आज 60 साल भी हो चुके हैं, ठीक है ना, मतलब 7 और 60 साल लिखते हुए हो गए। मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी कुव्वत है जो आपको लिखवाती है, कौन से ऐसे आपके अंदर अजाइम है जो लिखवाते हैं? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। इसका मेरे जहन में एक जवाब है, बड़ा पेचीदा है। अगर मैं वो जवाब आप तक पेश कर सका तो शायद आपके सवाल का नाम वो मिल जाएगा कि इरफान साहब मैं कहाँ लिखता हूँ। मैं कोई नहीं तो है। सुनिए, कोई अनजानी गैबी ताकत है जो मुझसे लिखवाती है।
वाह। अब आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा जवाब हुआ कि मैं नहीं वो तो हम लिखता, पूछे, जानी गैबी ताकत है जो मुझसे लिखवाती है। अब ये मत हम पूछिएगा कि वो पूछेंगे। अनजानी हाँ, गैबी अब ताकत कौन हम सी है। यही तो पूछना है कि आखिर वो कौन सी गैबी ताकत है, वो कौन सा ऐसा आपके अंदर छुपा हुआ इंसान है जो लिखवा रहा है। अरे बाप रे बाप। देखिए पहले तो एक सेंटेंस कहूंगा कि जब इस जी समाज का कोई घिनौना वाकया मेरे जहन को झंझोड़ता है तो जी। उसकी तड़प लफ्जों का जामा पहनकर मेरी तस्नीफ बनती है। हाँ? वाह शायद ये वाह तो एक जवाब हो गया आपकी बात का, राइट। हाँ, वाह। लेकिन आपका सवाल तो ये है कि मैं क्यों लिखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम्म, ये आपका सवाल अलग है। देखिए अब इसका जवाब दूंगा और कायदे से दूंगा, और आप उसको बेशक। एग्री भी करेंगे मेरे ख्याल से। शायद थोड़ा पेचीदा रहेगा, और नाज़रीन से भी कहूंगा कि जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात आप तक नहीं पहुंचा सकूं। कि इरफान साहब, रोजमर्रा की जिंदगी में चंद रूह फरसा या अंदोहनाक वाकयात ऐसे पेश आते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। हाँ, वाह चंद वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं ना, ऐसे कि जो हमारे जहन पे हथौड़े बरसाते रहते हैं, ये करते हैं, और बेशक, हम भुलाना बिल्कुल। चाहते हैं उन वाकयात को, लेकिन हम भूल नहीं पाते, भुला ही नहीं भूलते। वक्त के साथ ये वाकयात शऊर से लाशऊर और फिर तहतुश शऊर में दब जाते हैं। हाँ? क्या बात है, वक्त वाह के वाह वाह। साथ इरफान साहब, वक्त के साथ ये वाकयात शऊर से लाशऊर और फिर तहतुश शऊर में दब जाते हैं, और क्या वक्ती बात। तौर पर और हम वक्ती तौर पर इन वाकयात को फरामोश कर देते हैं। तहतुश शऊर में दबे हुए इन अनगिनत रूह फरसा और अंदोनाक वाकयात में से जब कोई एक वाकया फिर उभर कर शऊर में आना चाहता है तो उसकी चुभन से दिल तिलमिला उठता है। ये वाह वाह। तिलमिलाहट वो गैबी अनजानी ताकत है जो मुझसे लिखवाती है। क्या बात है, बस क्या बात है, वाह 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 वाह। ये यानी कि कोशिश मुर्दा, देखिए हाँ, ये जिंदा दिली की एक मिसाल आपने पेश की है, वाह 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 वाह। इरफान और इस साहब, मिसाल को कितने ये लोगों ने बजा फरमाया है। मतलब दारक गिरी साहब हो, मसूद गौहर साहब हो, हसन हैदरी साहब हो, इकबाल मसूदी हुनर साहब हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत ही खूब, बहुत ही खूब आपने फरमाया, वाह। इरफान साहब, एक चीज उन सबसे भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जो जी मैंने जी ये पेशीदा आपने सवाल पूछा और मैंने उसका जवाब दिया है, मतलब कहीं ना कहीं ये जवाब मेरे जहन में भी तो होगा ना, जब भी इतना बेशक मुश्किल जवाब मैं आपको दे पाया। तो मेरी ये जो बेशक। किताब मैंने आपको दिखाई ना, ड्रामा निगार, इसका जी पेशरफ लिख रहा था मैं, और मैं अपने जहन से भी बार बार ये पूछता ही रहता था कि यार आफ्ताब, तुम क्यों लिखते हो, क्यों वाह, लिखते हो। क्या तो बात है। जब मैं जहन से ये पूछता था ना कि यार मैं क्यों लिखता हूँ, तो जहन मेरे सवाल को ना पलटाकर वापस मुझ पर ही फेंक देता था, और मैं सोचता था यार ये क्या है यार, मैं पूछता हूँ और कुछ जवाब नहीं मिलता, फिर वो सवाल फिर मेरे जहन में ही आ जाता है कि भाई मैं क्यों लिखता हूँ। तो खैर वाह सोचते 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 कहीं से मुझे ये बात पता चली कि यार मैं कहाँ लिखता हूँ। और मैंने देखिए जितना भी लिखा है ना, जब तक मेरा दिल एकदम झंझोड़ नहीं जाता ना, जब तक क्या मेरे हाथ बात। से मेरा कलम चलता ही नहीं है। जब लगता है कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस लड़की के साथ हुआ, कि लड़के के साथ हुआ, कि समाज में कहीं भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी मेरा कलम चाहता है, चाहे वो अमीना का वाकया हो या इस आग को बुझा दो जो ये फसादात पे मैंने लिखा था। उस वक्त भी मेरा जहन ऐसा था कि नहीं, लोगों के घर चल रहे हैं, मतलब वो एक शेर किसी का है ना कि कितना वक्त लगता है बस्तियां बसाने को, हाँ, और बशीर आपको एक बशीर वक्त बद्र साहब, लगता बशीर बद्र साहब का है है। कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, हाँ, एक उम्र लगती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, इसी तरह बस्तियां का है। जलाने में वही वही बात जी होगी ना। जी तो उस वक्त जब 92 के फसादात में भी मुझको लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, लोगों को बरसों लग गए घर बसाने को और मिनटों में आपने जला के राख कर दिया है घर को। तो मैंने एक बेशक। प्ले लिखा था, इस आग को बुझा दो। आपको बताऊं 92 93 के फसादात के अंदर इसके बहुत शोज हमने किए थे, और एक वाह कॉलेज है बम्बई में, मिठी भाई कॉलेज है, उसका
उसने इसका पहला शोज किया था, इस आग को बुझा दो। उसके बाद में कई शोज मिठीबाई कॉलेज की मदद से मैंने इसके किए, इस आग को बुझा दो। मैं रोया हूँ कितने शोज देख के इसके, कि वहाँ शो चल रहा है सड़क के ऊपर, इस आग को बुझा दो, और मैं बैठ के रो रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये मैंने लिखा है, यही कुछ हो रहा है। देखिए ये मेरे दिल से जुड़ी हुई बात, सारे गैर उर्दूदार है। हाँ, और मेरे दिल से जुड़ी हुई बातें, इसीलिए है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, क्या तुम चीज, क्या? तरस खाते। परवेज मुजफ्फर साहब ने हमारी इस्लाह की है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। परवेज मुजफ्फर साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप वही है ना, मंजूर अहमद साहब के लड़के, जो यूपी लखनऊ के उर्दू एकेडमी के भी थे। वो क्या नाम है, नाम उनका? हाँ जी, हाँ जी, जावेद मलिक ज़ादा मंजूर। हाँ, मलिक ज़ादा मंजूर साहब के लड़के ही है ना वो शायद, परवेज साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परवेज साहब, हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि आप हमारे साथ जुड़ें। आपको भी मैंने मेरी किताब 30 कहानियां भिजवाई है। देखिए पोस्ट ऑफिस की मेहरबानी से कब मिलती हो मैं नहीं जानता। हाँ, चलिए, आपके थ्रू काफी मैसेज मैंने भेज दिया है लोगों को। हाँ बोलिए। आज मैं थका नहीं हूँ। पानी का गिलास बाजू में पड़ा है जो खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन एक घूंट भी पिया नहीं, अब पी लेता हूँ। मुजफ्फर हनफी साहब के, जी हाँ, ये कह रहे हैं मुजफ्फर हनफी साहब के। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो मुजफ्फर मैं ये हनफी साहब के, हाँ हाँ, साहबजादे हैं ये। हो परवेज साहब, सलाम अलैकुम। हाँ हाँ, तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि मुजफ्फर हनफी साहब का बेटा हूँ, और अनीस जावेद साहब ने लिखा है कि जावेद मलिक ज़ादा हैं वो जो आप याद कर रहे थे। तो बहरहाल लोग टूट जाते हैं। अनीस साहब को कहिएगा कि मैं मंजूर मलिक ज़ादा को याद कर रहा हूँ, जो शायद हाँ, उर्दू एकेडमी की कमेटी में भी थे, वो यूपी के इन्हीं उर्दू के, जी जी, इन्हीं के और वालिद थे शायद वो, वहाँ इन्हीं के के। बहुत बड़े, उनका इसमें सहाफ़ी में शुमार है उनका, लखनऊ के। नाजिम भी थे और शायर भी थे। जी हाँ, हाँ, जी हाँ। उनसे मेरी मुलाकात बम्बई के एक प्रोग्राम में हुई थी, इसलिए वो याद रह गए मुझको। हाँ तो हाँ, और बहरहाल आप पूछिए। खुद भी, जी जी, आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे कि देखिए बात से बात निकलती है तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हाँ, हैं। बात पहुंच जाते बच्चों हैं। से चली थी तो बुजुर्गों तक पहुंच गए। मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त जहां से आपका ताल्लुक है महाराष्ट्र से, तो जी, महाराष्ट्र में इस वक्त उर्दू की क्या सूरत हाल है? कहीं आप ना जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो आपके सिलसिले हैं, वहाँ के अखबारात, वहाँ की महफिलें, ताकि हमें ये भी पता चले कि जहां आफ्ताब हुसैन रहते हैं, आफ्ताब हसनान आप रहते हैं, वहां उर्दू का हसनैन चलन कहिए। कैसा? देखिए, राइटर को सिवाय नाम के और कुछ नहीं मिलता, तो आफ्ताब हाँ, हुसैन खैर आफ्ताब चलिए, हसनैन, अच्छा नहीं है। नहीं, हुसैन हाँ रोक दिया मैंने। आफ्ताब नो हसनैन, नो, जी है। देखिए, हसन और हुसैन से मिलकर हसनैन बना है, इसलिए मैं भी हसनैन चाहता हूँ कि बनते हसनैन कहिए। हैं, जी जी हाँ, जी, बेशक बेशक बेशक। देखिए, अच्छा अभी देखिए, शायद मैं बहुत चुपता हुआ जवाब देने जा रहा हूँ आपको। मैं जी नाजरीन से भी माजरत चाहता हूँ, सुनने वालों से भी माजरत चाहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र से मैं माजरत चाह रहा हूँ, और माजरत के साथ कह रहा हूँ कि भाई इरफान साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में उर्दू की क्या सूरत हाल है, तो मैं इनको जवाब दे रहा हूँ कि भाई इरफान साहब, सूरत नजर आए तो मैं हाल बयान करूँ ना, यहाँ तो मुझको सूरत ही दिखाई नहीं देती, तो हाल क्या बयान करूंगा। माजरत चाहता हूँ वाह भाई, वाह 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 हाथ वाह जोड़कर वाह, ये महाराष्ट्र वालों से माफी देखिए, चाहता हूँ। एक मैं भी पिछले समझ लीजिए कि साल तो नहीं हुआ, मैं भी समझ लीजिए 8 9 या 10 महीने हुए होंगे, 10 माह पहले मैं भी गया था, और मुझे भी वहां ना बहुत तलाश किया, अखबार भी नजर नहीं आया, तो थोड़ी सी मुझे भी बड़ी वो हैरत हुई। दाएं बाएं नहीं, ढूंढा मैंने, मैंने कहा कि तोहफे के इरफान साहब तौर पे मुझको ही ले पता नहीं। जाओ। देखिए इरफान साहब, एक बात कहूँ, मुझको पता नहीं आपने अखबार कहाँ तलाश किया। आप कहीं नॉन मुस्लिम इलाके में जाके वहां उर्दू अखबार ढूंढ रहे होंगे, तो जाहिर बात है आपको नहीं मिले। समझे? रेलवेज में जितनी हमारे भी, मतलब महाराष्ट्र के उसमें जितने भी लोकल स्टेशंस पड़ते थे, मैं घूमते ही गया था, तो घूमता ही रहा, लेकिन देखिए, रेलवेज के किसी भी पटरी पे, या मैं कहूँ कि
जो भी ऐसे ऐसे स्टेशंस थे जहां तमाम अखबारात थे, लेकिन उर्दू का नजर नहीं आया था। बड़ा आप थोड़ा आपने सा देखिए, आपने उर्दू के अखबारात आपने प्लेटफॉर्म के स्टॉल्स पे ढूंढा होगा। अगर आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर सड़क पर आकर किसी स्टॉल के ऊपर देखते हैं ना, तो वहां के उर्दू के तमाम अखबारात आपको मिल जाते हैं। मैं फिर माजरत चाहता हूँ, अनीस मैंने जो कहा, सुनिए, अनीस एक साहब चीज का लिख रहे मैं, हैं कि 500 से ज्यादा उर्दू मीडियम स्कूल हैं। बहरहाल चलिए, हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत होना भी चाहिए। बहुत बड़ा हाँ, देखिए महाराष्ट्र मैं, इसीलिए कहा गया है। मैं हाँ, इरफान साहब, जब मैं एक स्टेशन से मैं दूसरे जिस स्टेशन इलाके जा में रहा रहता था। हूँ, जी जी। मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, जुहू है, यहाँ भी उर्दू अखबार नहीं मिलता। वो तो मैं जुहू इत्तेफाक बीच पे इत्तेफाक भी नहीं गया। बल्कि, जी जी, जुहू हाँ, बीच पे भी हाँ, मैं गया। मेरे घर उर्दू अखबार आता है, इसलिए पढ़ लेता हूँ मैं। नहीं तो अगर मैं नीचे उतर के किसी दिन अगर नहीं आता है और मैं चाहता हूँ कि नीचे से खरीद लूँ, तो मुझको काफी दूर जाना पड़ता है, रिक्शे से कार मुझको 50-60 रुपया रिक्शे का खर्चा करके अखबार लाने जाना पड़ता है। तो ये हाल है। हाँ, ये अच्छा, तो मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, एक चीज की बात क्लियर कर दूं। जी जो मैंने जी जी। महाराष्ट्र के बारे में कहा, एक बार फिर मैं महाराष्ट्र के लोगों से माजरत के साथ कह रहा हूँ कि मैंने जो ये कहा कि महाराष्ट्र में मुझको उर्दू की सूरत नजर नहीं आती, तो मैं बयान क्या करूं। तो वजह ये है कि मैं जिस स्टैंडर्ड की उर्दू महाराष्ट्र में देखना चाहता हूं, जिस मेयार की उर्दू मैं महाराष्ट्र में देखना चाहता हूं, उस मेयार की उर्दू मुझको महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सूरत नजर नहीं आती, वरना महाराष्ट्र में उर्दू का बहुत बोलबाला है। आप मालेगांव ले लें, आप शोलापुर ले लें, भिवंडी ले लें, ये सारी जगह पे लोग उर्दू के अदीब मौजूद हैं, उर्दू के शायर मौजूद हैं, उर्दू के लिखने वाले मौजूद हैं। उर्दू बहुत पनप रही है महाराष्ट्र में, ये कहूंगा। ये मत समझिए कि मैं डर के ये कह रहा हूँ कि पहले गलत कह दिया था तो अब उसको सुधारने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। वाकई ये हकीकत है। पहले मेरा जो जवाब था वो इसलिए था कि मैं जिस मेयार की उर्दू वो सूरत महाराष्ट्र में नहीं है। देखनी, हाँ, उस मेयार की बेशक। उर्दू मुझे नजर नहीं आती, इसलिए मैंने वो बात की थी। शुक्रिया। हाँ, इरफान साहब कहिए, बहुत अब आज आपको मैं जाने नहीं दूंगा। क्योंकि आपने एक ही एपिसोड क्यों रखा? आप 2 अली एपिसोड रख सकते थे, अली बच्चों के सरदार अदब जाफरी का का अलग एक और ड्रामे का अलग। मैं बताता हूँ। अली सरदार जाफरी का एक शेर है कि हमारे हाँ, दिल की तपश से चिराग जलते हैं, हमारे दिल की ओहो, तपश से चिराग जलते हैं, चराग जलते हैं। हमारी तशना लबी मैं कदे बनाती है। तो ओहो, हमारी तशना लबी मैं कदे बनाती है, ये अली सरदार जाफरी साहब का। तो मैं कितना भी कहूं, लेकिन आज आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस अज़्म के साथ बैठे हैं, जिस हिम्मत के साथ बैठे हैं, तो वही है कि हमारे दिल की तपश से चिराग जलते हैं। आपके दिल में मोहब्बत है उर्दू के लिए, आपके जहन में मोहब्बत है, आपकी रूह में मोहब्बत है उर्दू के लिए, तभी जो है। देखिए आपने, वरना हम देख रहे हैं कि आप ही देखिए अपनी स्क्रीन पे 1 घंटा तो 32 मिनट हमारी गुफ्तगू हो चली है, लेकिन इरफान साहब अभी आपने भी चिराग की, इरफान साहब आपने चिराग की बात की है, चिराग की बात की है। तो अभी जी ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, एक 15-20 दिन पहले मेरी एक किताब आ रही है, ड्रामैन। जी। किताब का नाम ड्रामैन है। ड्रामा आप सोचेंगे ड्रामैन कौन सा लफ्ज हुआ? भाई उसके अंदर हरमैन। 2 ड्रामे हैं मेरे। सुनिए, उसमें 2 ड्रामे हैं, यहाँ अमीना बिकती है और रोशनी, और दोनों फुल जी लेंथ है। बहुत सोचा, साल भर से सोच रहा था कि इसका नाम क्या रखूं, इसका नाम क्या रखूं। पहले 2 ड्रामे रखा, फिर कुछ और रखा। मेरे को ऐसा लगा यार ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा नाम है। तो मेरे जहन में एक वर्ड आया, ड्रामैन। मैं बोला जब वाहिद हो सकता है, अतनैन हो सकता है, तो ड्रामैन क्यों नहीं हो सकता? और जब हसनैन हो सकता है, तो ड्रामैन क्यों नहीं हो सकता कि 2 ड्रामे? तो समझिए एक नई बेशक। इस्तेलाह मैं उर्दू अदब को दूंगा ड्रामैन के नाम से। वो ड्रामैन। किताब वाह वाह। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो ड्रामैन भी रिलीज हो जाएगी, आ जाएगी छपकर। हाँ, तो हम बहुत। बोल रहे, मैं बोलना ये चाह रहा था कि आपने चिराग कहा था अभी, तो जी रोशनी का लास्ट का डायलॉग रह गया था और मैं उसको लिखना चाह रहा था, और वो मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। तो अभी समझिए 15-20 दिन पहले मैंने आखिर का वो क्लाइमेक्स वाला डायलॉग कंप्लीट किया था कि जी। चिराग घी से जले या तेल से जले, क्या फर्क पड़ता है? सुनिएगा, वाह 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 वाह। रोशनी का आखिर का डायलॉग है जो मैंने अभी लिखा है, उसके बाद में वो डीटीपी के लिए भेजा है कि चिराग जी घी से जले या तेल से जले, क्या फर्क पड़ता है, मकसद तो रोशनी है। वाह। बेशक बेशक। यानी नहीं समझे हमें, आप? शायद नहीं नहीं, शायद मैं समझ मेरी गया। ऑडियंस भी नहीं समझेगी। ये नहीं, नहीं नहीं, ऑडियंस देखिए समझेगी। इस पर, नहीं ऑडियंस समझेगी, क्यों मैं कह रहा हूँ समझेगी,
क्योंकि जब पूरा ड्रामा देखकर वो क्लाइमेक्स पर पहुंचेगी ना कि बच्चा गोद लेना है और हम गोद नहीं ले रहे हैं बच्चे को, कि नहीं खून होगा तो हमारा ही खून होगा, हम दूसरे के खून को क्यों लें। तो उस पर ये डायलॉग है कि भाई मकसद है घर में चिराग का जलना, तो तेल से जले या घी से चले, मकसद है रोशनी का, क्यों आप अपनी बहू को मार रहे हैं। ये है वो उसका वो। और उसके बाद में तालियां अगर नहीं बचेगी इरफान साहब तो आप मुझसे तालियां बचवाइएगा उससे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कारी जो है, जो रीडर है, वो भी आज संजीदा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही है कि जो राइटर की सोच होती है वहां तक पहुंचना कमाल होता है, और वो बहुत सारे जो कायरीन होते हैं, रीडर्स होते हैं, कोशिशें कर रहे हैं जो आपने सोचा हो उससे कोई डिफरेंट एंगल वो आपको दिखा दें, क्योंकि रीडर्स अपनी एक आजादाना सोच रखता है। और ये हम जानते हैं, हम भी कभी कभी शेर कहते थे हैं, और कहने के बाद जब हम उसकी ट्रांसलेशन किसी दूसरे से सुनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी नई इस्तिलाह को इरफान साहब माशाल्लाह अभी पता चला कि आप शायर हैं। जी नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि आप अब तक नहीं पता था मुझको, वाकई बोलता हूँ। नहीं, लिखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निसाब की तकरीबन कोई 10 किताबें आ चुकी हैं जो मेरे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ कुछ 10-20 गज़लें भी हैं। और इरफान साहब आप तो बड़े काम के आदमी है मेरे लिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे निसाब में मेरी कुछ कहानियां भी शामिल हो बच्चों की। इंशाल्लाह ड्रामा तो एक शामिल जरूर। हो चुका है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, आपको बताया। हाँ, कुछ बच्चों की कहानियों का भी मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अच्छी कहानियां हैं और इस्लाही कहानियां हैं और निसाब में शामिल होना चाहिए। अब पता नहीं लोगों को कब लोगों को पसंद आएगी। अब महाराष्ट्र के निसाब वालों को अगर मैं कुछ कह दूंगा तो वो तो लेते भी होंगे, तो नहीं लेंगे, अभी बोलेंगे आफ्ताब हसनैन की ना नहीं। आप बेशक, रोशनी के लिए कहा गया है कि वो कई लोगों ने पढ़ा है, हसन हैदरी साहब कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। बहरहाल मैं आप चूंकि गुफ्तगू बजा फरमा रहे हैं, इल्मी भी है, अदबी भी है, मयारी भी है, वो सोच भी, वो जो आप दूसरों को भी देना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ड्रामा लिखने की जो एक सोच है हम नए अदीबों के अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं क्रिएटिविटी के एतबार से, यानी तख्लीकियत। ड्रामा लिखना एक तो हो गया कि जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, फिर जो अपने पास वोकैबुलरी है, जो अखबार ने दिया, उसके बाद तख्लीकियत कहाँ तक उस पर असर अंदाज होती है, यानी क्रिएटिविटी जो है एक। जी, ड्रामा लिखने के लिए कोई आलिम फाजिल होने की जरूरत नहीं है। आपने जो वोकैबुलरी वर्ड यूज किया ना, तो आफ्ताब हसन के पास वोकैबुलरी ही नहीं है। देख लेना मैं कैसे उससे बात कर रहा हूँ। मेरी जो जबान है कोई लखनऊ की फसी हो बलीग उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम हिंदुस्तानी जबान बोल रहा हूँ, और यही हिंदुस्तानी जबान आपको ड्रामा लिखने के लिए चाहिए। और अगर आप सुनिए, एक हिंदी की रिपोर्टर है, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पत्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, शर्मिला विक्रांत। समझे, आपको ड्रामा लिखने की आप बोले कि आप क्या सलाह देंगे, क्या गुर सिखाएंगे कि ड्रामा कैसे लिखा जाए और क्या किया जाए, तो मैं जो लोग चाहते हैं ड्रामा लिखना सीखना चाहते हैं उनसे मैं एक बात कहूँगा। शायद मैं अपने लिए शायद मैं कुछ ज्यादा ही वो हो गया हूँ कि आप आफ्ताब हसनैन की किताब खरीदिए, आफ्ताब हसनैन के ड्रामे पढ़िए, ड्रामा लिखना आप खुद ब खुद सीख जाएंगे कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये वो शर्मिला विक्रांत ने, कोई अखबार है नवभारत या नवभारत टाइम्स में, उन्होंने एक बार लिखा है कि आफ्ताब हसनैन की किताबें ड्रामा लिखने का एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप ड्रामा लिखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आफ्ताब हसनैन के ड्रामे पढ़िए। कसम से ये बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। शायद वो मैं पेपर भी कहीं से ढूंढ के निकालूंगा, क्योंकि आप लोगों को तो प्रूफ चाहिए रहता है ना, कि प्रूफ दे आपने ये कहाँ से कहा और शर्मिला विक्रांत कौन है और कहाँ से कहा है। तो उस शर्मिला विक्रांत से भी मैं आपको मिला दूंगा कभी आएंगे। तो उन्होंने ये बात कही कि आफ्ताब हसनैन ड्रामा नवीसी के इंस्टीट्यूशन है, और अगर आप ड्रामा लिखना चाहते हैं तो आफ्ताब हसनैन के ड्रामों को पढ़िए, और आप भी पढ़िए, शायद आप मेरी बातों से जरूर जरूर जरूर। बस आपकी कहानियां मुझ तक पहुंच रही हैं, रास्ते में हैं, वो जल्द अज जल्द मुझ तक पहुंच जाएं, और आपके इस
जी जी, इस इंटरव्यू की वसादत से मैं अपने नाजरीन और सामीन को भी यही कहूँगा कि हसनैन साहब को ज़रूर पढ़ें, इनकी किताबों का मुताला करें, ताकि हम भी जान पाएं कि इतने दूर दराज इलाके में और ऐसे इलाके में जो बहुत ही गुंजलक है, गुंजान है, महाराष्ट्र। मैं जब बम्बई में एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे अपने दोस्त अहबाब से मिलने जा रहा था, मीर साहिब हसन से भी मिला, और भी हमारे गुलरेज साहब हैं उनसे भी मिला, तो गुलरेज साहब ने और 2-3 स्टेशन बताए, फिर अली असगर हैदरी साहब हैं हमारे, उनसे मिला। तो मैं जहां भी गया तकरीबन 2-2 ढाई-ढाई घंटे का सफर लगा मुझे, मतलब वो ट्रेन से करना पड़ा। मैंने कहा जी ये तो बहुत दूर दूर है इलाके, कहा इसीलिए इसको महाराष्ट्र कहा जाता है। तो बहरहाल आप ऐसी स्टेट से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना अदब का मैं कहूँगा कि अदब की इतनी खिदमत की है, उसमें इतना आपने इजाफा किया है। बहुत ही अच्छी शाम आपके साथ रही, और मैं क्योंकि आप शायद कुछ और कहना चाहते हैं जो आपके अंदर कोई वो। सुनिए इरफान साहब, जी, आपने मुझसे बहुत सारे सवालात कर लिए और मैंने जो उसके जवाब दिए शायद आप उससे मुतमईन हो सकता है किसी को मैंने बहुत ज्यादा अपने को बढ़ा चढ़ा के कहा हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं हूँ इसलिए मैंने उसको कहा है, अपने आप को कहा है, और मैंने वो हासिल किया है। मैं आज जो अपने बारे में कहता हूँ ना, फख्र के साथ कहता हूँ, और 60 सालों में मैंने वो सब हासिल किया है, मेरे अंदर वो सब समाया है, इसलिए मैं अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहता हूँ। बहरहाल मैं कहना इस वक्त ये चाह रहा था कि आपने मेरे से बहुत सारे सवालात किए। अब एक सवाल जो है वो आफ्ताब हसनैन जो है ना, वो आफ्ताब हसनैन से करेगा। वो सवाल मैं सोचा शायद आप करेंगे, आपने नहीं किया, तो आफ्ताब हसनैन से ये सवाल है कि आफ्ताब हसनैन, तुमने बच्चों का अदब लिखना शुरू किया, बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, और बच्चों का अदब को छोड़कर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी मैं फाल हूँ और मैं बच्चों का अदब लिख रहा हूँ। जैसे आपको हालिया कहानी बताया अहमन और तितली, वो ज्यादा पुरानी नहीं, अभी 2-4 महीना पुरानी है, मैं दुबई में था उसके बाद लिखा हूँ। तो आफ्ताब हसनैन बच्चों का अदब को साइड में रखकर ये बड़ों की अदब की तरफ कैसे चला गया, आपने ये सवाल नहीं किया। ये बहुत चुपती हुई बात है, इसलिए मैंने जानबूझकर निकाला है, और इसमें हम उर्दू वालों का कसूर है कि आफ्ताब हसनैन जो एक बच्चों का अदीब था, वो बच्चों के अदब को छोड़कर बच्चों के अदब की तरफ, बड़ों के अदब की तरफ राग़िब हो गया है। क्यों? इसमें हमारे अदीबों का कसूर है, उन अदीबों का जो अपने आप को बहुत बड़े अदीब समझते हैं। अरे हम तो उर्दू अदब के पिलर हैं, सुतून है उर्दू अदब के। अरे आप उर्दू अदब की सुतून नहीं, आप उर्दू अदब की कंकरी भी नहीं है जो आपके ख्यालात हैं कि आप बच्चों के अदब को देखकर, मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं इतने जोश और जज्बे से मुझे वो वाकया याद आ गया, मुझे वो वाकया भी याद आ गया। अब देखिए मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए कि आप बच्चों की बात याद आई। आपने कहा था कि मुझे अक्सर ये कहकर चिढ़ाते थे लोग कि भाई तुम बच्चों का लिखते हो, तो फिर बड़ों का लिखकर बताया। वही अपने अंदाज में कहने जा रहा हूँ, वही अपने अंदाज में कहने जा रहा हूँ। उन अदीबों को जो अपने आप को पिलर समझ रहे हैं ना, उन अदीबों ने मेरे साथ में क्या सलूक किया। एक जगह सेमिनार था मालेगांव के अंदर, उधर मैं गया हुआ था। लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये आफ्ताब हसनैन है, बच्चों के अदीब हैं, यहाँ पे बंबई में मौजूद हैं। वो दूसरों के प्रोग्राम सुनते नहीं क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं ना, तो शायद इस प्रोग्राम को सुन नहीं रहे होंगे। ये आफ्ताब हसनैन है, बच्चों के अदीब। मैंने दिल में सोचा ठीक है, बहुत बड़े अदीब हो ना, तो मैं तुमको बड़ा अदीब बन के दिखाऊंगा। इरफान साहब, मैं आपसे कहूँ कि बच्चों के अदब के लिए बड़ों का अदब लिखना बहुत आसान है, और बड़ों के अदीबों के लिए बच्चों का अदब लिखना बहुत मुश्किल काम है। लिखें तो पता चलेगा, नाकों चने चबाने पड़ेंगे तो भी बच्चों का अदब नहीं लिख सकोगे, कहानी नहीं लिख सकोगे। ये चैलेंज है मेरा बड़ों के अदब को। देखिए, मैं बहुत जोश में कह रहा हूँ लेकिन सही बात कह रहा हूँ, और मैं बच्चों के अदीबों की आज हौसला अफजाई करता हूँ कि आप बहुत बड़े अदीब हैं भाई। ये वही बच्चे हैं जो बड़े होकर कल के अदीब बनेंगे। आप अदीबों की को पाल रहे हैं, अदीबों को जन्म दे रहे हैं, अदीबों को पैदा कर रहे हैं, इसलिए बच्चों के जो अदीब हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप बहुत बड़े अदीब हैं भाई। मीर साहिब हसन ने भी
मीर साहब हसन ने भी आपसे यही पूछा है कि बच्चों का अदीब कोई कहे तो नाराजगी क्यों? नहीं, मुझको नाराजगी नहीं होती, लेकिन आप कहें क्यों, वो भी मुंह बनाकर कि मतलब थू, अरे जा, बच्चों के अदीब है। देखिए मैं तो एक्टर आदमी हूँ, आप कहेंगे तो 10 तरह की एक्टिंग करके बताऊंगा कि कैसा सुलूक होता है। मीर हसन साहब, आप देख रहे हैं तो देख लीजिए। आपने तो नहीं किया होगा जिंदगी में कभी, क्योंकि आपके पास मैं बहुत जाता हूँ, आप तो बहुत इज्जत करते हैं मेरी, और आप जानते हैं कि मैं बच्चों का अदीब पहले हूँ और ड्रामा निगार बाद में हूँ। हाँ, तो ये चीजें हैं। देखिए इरफान साहब, आसान जबान में लिखना बहुत मुश्किल है। बेशक बच्चों के लिए लिखना मुश्किल है, बेशक। मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान जबान में आप जहाँ सोचते हैं लिखना, तो वो बहुत मुश्किल पड़ता है। मैं ये अक्सर कहता हूँ, तो आप लिख कर दिखाए ना, बहुत बड़े अदीब बनते हैं। बहुत वो है, आपने कभी मेरी बड़ी बेइज्जती किया है, तो अगर सुन रहे हैं आप, तो ये सारे आज से 15-20 साल पहले की बात का जवाब है आपको, समझे। और आप भी इस बात को जवाब चाहें तो दे देना। ये चैलेंज है आफ्ताब हसनैन का तमाम बड़ों के अदीबों को। शायद मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया, तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम खत्म। आपकी इस बात को नुसरत अली खां काजी साहब ने भी कहा है कि बेशक ये हमारी कमजरफी है, हमारी कौम की है कि वो इस तरह का मतलब वो सोच रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं कि यही कमजरफी है हमारी कौम में। जबकि मराठी वालों को देखिए तो यानी छोटे से छोटा फनकार भी मतलब कितना बड़ा है, एक दूसरे को उठाते हैं। लेकिन किस तरह से ये जो आज के हमारे, जैसे हम अपने समाज को देखते हैं, तो वहां भी जो मालदार है या जागीरदार है वो खुद ही यानी बनाता रहेगा अपनी जायदाद को, अपनी सल्तनत को बढ़ाता रहेगा, तो गरीब गरीब से तर गरीब, यानी आज गरीब गरीब से और गरीब होता जा रहा है। ये वाकई बहुत अच्छा है कि नाम भी बता दीजिए उन साहिबान का। कुछ ने कहा है कि उनका नाम भी बता दीजिए। बहरहाल ये अच्छा, मैं तो नहीं मानूंगा। ये अच्छी बात है कि मैं तो डरता नहीं किसी से, मैं तो नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मैं फेस करता हूँ, हर जगह फेस करता हूँ। और वो हाल अभी ये है कि वो लोग जहां मुझको देखते हैं खुद कतरा के निकल जाते हैं। तो जाने दीजिए बात को और मत बढ़ाइए। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, जो कुछ आपने कहा है बहुत बड़ी बात है। बच्चों के अदीबों को मैं एक बात कहूंगा, और तमाम मेरे सुनने वालों को और तमाम अदीबों को कहूंगा कि भाई एक अच्छी किताब, एक अच्छा अदीब, माफ कीजिएगा, एक अच्छा अदीब एक अच्छी किताब लिखता है। एक अच्छी किताब कई अच्छे अदीब पैदा करती है। तो आप कोशिश कीजिए, बहुत बहुत मयारी जुमला कहा आपने। वाह वाह, आप कोशिश कीजिए कि अच्छा लिखिए, अच्छी किताब छपे, और कई अच्छे अदीब पैदा हों। और उर्दू अदब, जो आज हम मराठी अदब की और गुजराती अदब की और अंग्रेजी अदब की जो मिसालें देते हैं, उससे उर्दू अदब कहीं ज्यादा ऊपर हो, और अंग्रेजी वाले उर्दू से लेकर चीजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहे और अंग्रेजी में छापना चाहे। कुछ ऐसा कुछ कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मीर हसन साहब ने भी आपको कहा कि बहुत खूब। और अनीस जावेद साहब लिख रहे हैं कि मराठी में बच्चों के अदीबों को बड़ों के अदीबों से ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो बहरहाल बहुत अनीस साहब काश के ऐसा उर्दू में भी हो। उर्दू में जब ऐसा हो जाएगा ना, तो उर्दू अदब कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। और अनीस साहब, आप तो सहाफी भी हैं, आप तो अखबारों में लिखते हैं, तो अखबारों में भी ये सब लिखिए। और अगर आप मुझको मौका देंगे तो मैं एक आध आर्टिकल, पूरा आर्टिकल इसी टॉपिक पर आपको लिख कर दूंगा। अनीस साहब, आपका बहुत बहुत जरूर जरूर लिखेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे 2 घंटे तकरीबन सर्फ हो गए हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बातें सुनने को मिली, बहुत ही अच्छी इल्मी और अदबी बातें रही। जी जी, सर्फ वर्ड आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे फिर हासिल भी किया ना जिस अंदाज से आपने सर्फ कहा है, क्योंकि ऐसा जब लगा आदमी, कि जाया हो गए। नहीं, जब आदमी, जाए हो गए। नहीं ऐसा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि मैं उसको आगे जोड़ भी रहा हूं कि हम जब कोई चीज खरीदते हैं, अक्सर मैं देखता हूं कि यहाँ लोग किताब खरीदना पसंद नहीं करते हैं, है ना।
तो कुछ खर्च करके अगर कुछ पाया जाए। बहुत सारे हमारे मेहमान यहाँ होते हैं, 2-1.5 घंटा देखिए आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो उन्होंने पाया। मैं ये कहता हूं कि ये जब आदमी खर्च करता है अपना वक्त, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई शय है तो मैं वक्त को ही मानता हूं। और अगर कोई अपना वक्त देकर यहाँ हमें सुनता है, आपके ज़रिए ख्यालात को देखा सुना, तो ये जरूर कहीं ना कहीं हमने इससे बहुत कुछ पाया। मैं यहाँ तक आपको लाना चाहता था और बहुत अच्छा लगा। मीर साहिब हसन ने भी कहा है कि ऐसा ही है, बस चंद नासमझ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। नुसरत अली खां काजी साहब ने भी लिखा है कि बच्चों का अदीब होना कोई मजाक बात नहीं है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। सराज अनवर बरसों तक बच्चों के लिए ही लिखते रहे, उन्होंने तो नावल भी बच्चों के लिए लिखे। तो बहुत अच्छा लगा देखिए कि बहुत अच्छी बातें भी हुई। आप ही की बातों से लोग जो है इम्प्रेस हो रहे हैं। तभी मैंने कहा कि ये जो हम अपना वक्त यहाँ खर्च करते हैं, अपना वक्त यहाँ देते हैं, तो कुछ ना कुछ पाते हैं। वरना आज आप बाजार में जी। इरफान साहब, आपको याद होगा जब आपने मुझको फोन किया और कहा कि आपको हमारे इस तहरीक बकाए उर्दू में आना है, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इरफान साहब मैं उसी वक्त आऊंगा जब मुझको लगेगा कि मेरे आने से तहरीक बकाए उर्दू को कुछ फायदा पहुंचेगा। तो जब मैंने आप में वो कॉन्फिडेंस पाया कि हाँ मैं जाऊंगा तो शायद नाजरीन का वक्त बर्बाद नहीं होगा और वो कुछ मुझसे हासिल करेंगे, तो यही सोचकर मैं यहाँ आया था। मैं नहीं जानता कि मुझसे उन लोगों ने कितना फायदा उठाया है या कितना मुस्तफीद हुए हैं मेरी बातों से, ये मैं नहीं जानता। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि पूरा अच्छे से अच्छा रही और अच्छी बातें हों। बहुत अच्छी बातें रही। बहुत अच्छा जो है आपने अपनी जिंदगी का महासिल जो है यहाँ पेश किया। आपने अपने जो तजर्बात थे, आपके जो मुशाहिदात थे, आपका जितना भी एक्सपीरियंस था वो आपने यहाँ रखा, और यही जो है दूसरे के लिए मशाल राह बनता है। इससे कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। और ये सारी बातें जो हैं जब आपको मैं ये भेजूंगा रिकॉर्डिंग, तो आप सुनिएगा कि कौन कौन से अहबाब जो हैं हमारे साथ बने थे और क्या क्या आपको पजीराई आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। और चूंकि आपके साथ आपकी शरीक हयात भी तशरीफ फरमा है, बिल्कुल फायदा हुआ। नुसरत खान काजी साहब कह रहे हैं कि हमें बहुत फायदा मिला, बेहतरीन कोशिश है। तलत सरोहा साहिबा ने कहा था कि हम आपकी मैडम भी देखना चाहते हैं। इरफान साहब, आप मेरी टेक्निकल डायरेक्टर जो थी, जिन्होंने ये सब सेट करके दिया मुझको, या जो मेरे साथ यहाँ बैठी हुई मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं मिला दूं एक। बिल्कुल बिल्कुल। तलत सरोहा साहिबा खुद भी कह रही हैं कि हम मैडम को देखना चाहते हैं। बस एक सलाम ही सही। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। तलत सरोहा साहिबा हैं, वो कह रही थी कि हम मैडम साहिबा को देखना चाहते हैं, तो चलिए उनका दीदार भी हो गया। बहुत इरफान साहब जी, ये मेरी इंग्लिश में कहते हैं ना बेटर हाफ, जी, ये सिर्फ जिंदगी की बेटर हाफ नहीं है, बल्कि मेरी अदबी जिंदगी की भी बेटर हाफ है। जहां मैं फंसता हूँ, जहां कुछ मसला आता है, जहां प्रॉब्लम आता है, तो मैं आवाज देता हूँ इनको, भाई आओ, अरे क्या हो गया, अरे ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं अटका हुआ हूँ, और मैं बैठा रहता हूँ लैपटॉप पर, और ये आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। हाँ, तो मैं इनका बहुत बहुत इंतजार हूँ। जरीना नाम उनका, जरीना आफ्ताब जी। हाँ, जरीना आफ्ताब, मतलब ये 4 मिसरे आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर सवर गए होते, गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूबकर हम लोग मर गए होते। तो हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हम एक दूसरे की जिंदगी को बढ़ाने के लिए, जिंदगी को आगे निखारने के लिए, अगर एक दूसरे का हाथ थाम कर इसी तरह चलते रहें जैसे आपने तो इब्तिदा में कहा था, तो ये जरूर उर्दू अदब भी जो है तरक्की करेगा। और अगर इस तरह की बेटर हाफ फुल सपोर्टर बन के सामने आएंगी तो यकीनन एक शाहकार जो है अदब में नुमाया एक मैं कहूँगा कि अपनी जगह बना पाएगा। आपने बहुत वक्त दिया और इतनी खूबसूरत मयारी बातें की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मयारी बात आखिर में और कर दूं
जी जरूर जरूर। सब एक मेयारी बात आखिर में और कर देता हूँ, ये मेरे जी पीछे जी ही खड़ी हुई है। आपने कभी मेरी सुना है, आपने कभी सुना है सुनिए, आपने कभी सुना है कि आफताब को कोई चमक दे रहा है? हाँ, अ, आपने कभी सुना है कि आफताब को कोई चमक दे रहा है? या ये जरीन इसलिए नहीं है कि आफताब के साथ हैं, मैं आफताब इसलिए हूँ कि ये जरीन आफताब के साथ जुड़ गई है। आफताब से देखिए कोई कहता थोड़ी है चमकने के लिए, उसका तो काम ही है चमकना। लेकिन जब लेकिन जब जरीन पीछे हो बहुत हो गया तो उसकी चमक में बहुत चार बहुत चांद लग जाते हैं। बहुत अच्छा। मेरी बहन ने भी आपको सलाम कहा है और माशाल्लाह कहा है, मुस्कान जहरा हमारी, वो भी आपको सलाम कह रही हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बॉम्बे कब आएंगे? जी बॉम्बे आते हैं आप लोग? बॉम्बे आते हैं आप लोग? जी 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 इंशाल्लाह आता हूँ, और जब भी आया अब तो मैं जरूर वहां आऊंगा, और आफताब की कुछ जो फैमिली के साथ आइए, अपनी बीवी बच्चों को, बहन को लेकर मुलाकात करेंगे जरूर जरूर। इंशाल्लाह। तो चलिए, इस बहुत अच्छा प्रोग्राम में लगा। शायद इरफान साहब पहली बार कुछ फैमिली टाइप का माहौल भी मिल गया ना इस प्रोग्राम में। जी जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह और मौला सलामत रखे, ये रिश्ते बहाल रखे, अदब में आपकी आबियारी आप करते रहें। तो मैं तमाम नाजरीन से, सामाइन से, तमाम खवातीन और हजरात से यहाँ लिख भी रहे हैं, नुसरत अली काजी खान, मैं आप तक पहुंचा दूं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक जहीन औरत होती है, आज सच में साबित हुआ। और ये पीछे ही खड़ी है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि हर मर्द के पीछे, तो उन्होंने इसी वक्त लिख दिया कि आज सच साबित हुआ है। शुक्रिया तो बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगा, नाइस कपल भी आपको कहा गया है, और अल्लाह करे कि ये जोड़ी सलामत रहे, आप पर रहमतें हों, और अल्लाह हम पर भी इसी तरह से एक दोस्ताना माहौल बनाए रखे, अमन मोहब्बत का जो है, इत्तेहाद का पैगाम जो है आपने दिया। आपने बहुत खूबसूरती से बातें की, और देखिए कि 2 घंटे भी गुजर गए, और आपके जो रूह बेदार थी, आपका जहन तरोताज़ा था, तो इसीलिए थकान भी महसूस नहीं हुई। तो नाजरीन, मैं इरफान आरिफ, आपका मेज़बान, अपने मेहमान आफ्ताब हसनैन साहब से और आप तमाम नाजरीन और सामीन से इन्हीं ख्यालात से, इसी गुफ्तगू से आज इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेहमान और हमारे मेहमान को इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। इरफान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, तहरीक बकाए उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके तमाम अराकीन का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मेरी ज़रूरत आप लोगों को महसूस हो तहरीक के लिए, और भी जो बहुत सारी तहरीक हम चला सकते हैं बकाए उर्दू के लिए, वो इंशाल्लाह हम चलाएंगे। जब भी ज़रूरत हो आप लोग मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया, बहुत 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 सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह।